न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ है किस अर्थ अहो समझो, जिससे ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज आप पढ़ेंगे एक नया अध्याय जिसका नाम है वृत्त यानी सर्कल। सर्कल चैप्टर का कुछ बहुत कॉन्सेप्ट जरूरत नहीं आपको बताने की, क्योंकि आप कक्षा 10 में पहुंच चुके हैं। इसके पहले कक्षा 9 में, 8 में, 7 में, सब में हम आपको वृत्त का बेसिक पढ़ा चुके हैं। अगर बेसिक नहीं आता तो कमेंट करना, बता देंगे। यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है हम वो लेके आए हैं। तो एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन करने के लिए ये तीनों बातें जरूरी हैं जो स्क्रीन पर दिख रही हैं। बेटा, सबसे पहला है स्पर्श रेखा, छेदक रेखा और स्पर्श बिंदु, जिसका इंग्लिश भी लिखा गया है टेंजेंट लाइन, सीकेंट लाइन एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ध्यान से देखना, दिल से बिल्कुल समझ के, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श रेखा की। स्पर्श रेखा क्या होती है? इधर ए नंबर के लिए मैं फिगर बना रहा हूं, ध्यान से देखना। बेटा देखो, जब कोई सर्कल ऐसे बना हो, ठीक है, ये सर्कल ही बना है ना, और कोई रेखा जो इसको टच करती हुई निकले, इसको टच करती हुई निकले, आप समझना, थोड़ा सा समझना। ये ऐसे, तो ये क्या है? ये है बेटा स्पर्श रेखा। क्या है ये? स्पर्श रेखा। समझ रहे हो ना? देखो अभी सब इसमें क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना, बस थोड़ा सा रुके रहो। ये क्या है? जिसे बोलते हैं टेंजेंट लाइन है, ठीक है। इसका नाम मान लो कुछ भी हम लिख देते हैं, ए बी। अब देखो, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। यदि किसी वृत्त में कोई भी रेखा जो वृत्त को एक ही जगह पर टच करे और सीधा निकल जाए, वो स्पर्श रेखा या टेंजेंट लाइन होती है। इसके अलावा अभी अंतर समझोगे तब समझ में आएगा, एक एक नहीं समझ में आ रहा होगा ना। अब आगे और देखो, एक थी और देखो, और देखो, ये बना ना, समझना। इसमें इसमें समझना बेटा, ये भी क्या है? एक रेखा ही है जिसका नाम ए बी है। ये क्या कर रही है? इस सर्कल को अगर आप देखो तो ये केवल बगल से टच कर रही थी, ये डायरेक्ट भोंक दे रही है। हाँ, चुभ जा रही इसमें से ना, अंदर से निकल रही ना। तो बेटा इनको क्या बोलते हैं पता है? ये सीकेंट लाइन होती है। क्या होती है? सीकेंट लाइन, जिसे छेदक रेखा बोलते हैं। छेदक रेखा, तुम वैसे भी समझ गए होगे इसको, ये छेद रही है। जैसे कोई आलू ले लो, और आलू में अगर बगल से तुम सुई चिपका दे रहे हो तो स्पर्श रेखा है, और आलू में अगर सुई तुम भोंक दिए, चुभो दिए, तो वो छेदक रेखा हो गई, छिद गया। हाँ? समझ गए? तो ये स्पर्श रेखा, ये छेदक रेखा, दोनों में अंतर समझ गए? एक है बेटा स्पर्श बिंदु, जिसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता भैया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? देखो, इसमें ए बी जो है वो क्या है? स्पर्श रेखा है, लेकिन ये जहां पर टच कर रहा है, अगर इसका नाम हम पी लिख दें, तो ये बिंदु जो पी है वो क्या है? स्पर्श बिंदु है। समझ गए? तो ये भी इसी में आ गया। बोलो, सबको समझ में आया ना? यानी स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु और छेदक रेखा सब समझ गए, जिसको इंग्लिश में टेंजेंट लाइन, सीकेंट लाइन एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए। जल्दी करिए, आगे बढ़िए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत जल्दी करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मतलब ये है साथियों कि एक जो सर्कल है उसमें कितने टेंजेंट हो सकते हैं। भाई अनंत हो सकते हैं ना, इनकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हम किसी भी तरफ से ऐसे इसको टच करती हुई ऐसे वृत्तें खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। सिर्फ चार ही नहीं हो सकती, ये किनारे से ही जाएगी, याद रखना, ठीक है। तो अनंत हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है। ये ध्यान रहे, जस्ट किनारे ही टच करती हुई जाएगी, अंदर में नहीं जानी चाहिए सर्कल, ठीक है। तो ये अनंत हो सकती है बाबू, इनकी कोई लिमिट नहीं है। कुछ लोग कह रहे होंगे तीन चार होगी, नहीं, अनंत हो सकती है। हम ऐसे किसी भी छोर से ऐसे खींच सकते हैं, सिर्फ सर्कल में टच होनी चाहिए बस। देखो ये 10 5 तो मैंने खुद ही खींच दिया इतनी जल्दी, आपको दिख रहा होगा ना, हमने देखो कितनी सारी खींच दिया ना अभी इतनी जल्दी। तो अनंत हो सकती है बेटा, ठीक है। पहले का जवाब क्या होगा? अनंत होगा, इनफाइनाइट, ये चिन्ह है ना उसका, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आगे बढ़िए। दूसरा दिखाओ भाई, दूसरा दिखाओ जल्दी से। देखो साथियों, दूसरा देखने के पहले ध्यान दीजिए, हम आपको सावधान करना चाहते हैं। एयरटेल ब्रॉडबैंड इंटरनेट मैंने लगवाया था आप लोगों की क्लास के लिए। आपकी लगातार लाइव क्लासें चलती थी, 7-8 क्लासें एप्लीकेशन में और यूट्यूब पर। अगर इनकी एक बार केबल कट जाती है तो ये 4-5 दिन तक कुछ नहीं सुनते हैं। इसलिए आपको सावधान कर रहे हैं कि आप या आपके घर परिवार में अगर कोई ब्रॉडबैंड लगवाना चाहता है, चाहे पढ़ाई के लिए, बिजनेस के उद्देश्य से, तो एयरटेल का बिल्कुल ना लगवाएं। अन्यथा हमारे 11,500 बर्बाद हुए हैं। अब हम इनसे संपर्क नहीं करते, हमने छोड़ दिया, और आपके भी बर्बाद होंगे। ठीक है, तो इसलिए ऐसा ना करें। हमने बहुत कोशिश किया, बहुत टाइम लॉस किया इनके पीछे, कस्टमर केयर में कॉल कर करके, ये लोग कुछ करते नहीं है भाई। तो अभी देखो इसमें 8698 रुपए का बैलेंस है, 325 दिन की वैलिडिटी है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। लेकिन हम हो गए परेशान, इसलिए आपको सावधान कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे लिए सर्वप्रिय हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसके कई पार्ट हैं बेटा। स्क्रीन पर अगर आप नीचे ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा होगा, कह रहा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। हिंदी में लिखा है, मैं इसे इंग्लिश में भी पढ़ के सुनाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कह रहा, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट। हिंदी में पढ़ लीजिए, कह रहा किसी वृत्त को की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब इंटरसेक्ट करती है। जो टेंजेंट है वो एक सर्कल को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। भैया अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा बाबू, तो ये देखो जो टेंजेंट होती है ऐसे किनारे पे जाती है ना, ये एकदम किनारे पे होके जाती है, एक ही जगह टच करती है ना, एक ही जगह ना। तो सेकंड वाले का पहला क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो पहला होगा वो क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर। इसमें क्या भरोगे, एक। ठीक है, इसमें एक भर लेना। ओके, ठीक है, तो समझ गए। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा भैया, सभी समझ रहे हो ना। हिंदी इंग्लिश में दोनों में बताऊंगा, टेंशन मत लेना। हिंदी में दिख रहा है, इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूं, आपको क्लियर तो हो रहा है ना। चलो आगे सेकंड पार्ट वाला सुनो। कह रहा अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ डैश। यानी कहने का मतलब, एक बार फिर से सुन लीजिए, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, यानी वो सर्कल जिसमें कोई लाइन दो जगह इंटरसेक्ट करे वो क्या कहलाती है भाई, सीधी सी बात है, सिकेंड कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। अभी जो मैंने दूसरा चित्र दिखाया था वही है ना। यानी वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। इंग्लिश में सीकेंट कहते हैं, सीकेंड लाइन। ठीक है, इसे 1 लिख देना इंग्लिश में। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में मैं बताऊंगा। हमारी कोशिश है यूपी सीबीएसई, राजस्थान, एमपी, दिल्ली बोर्ड, कोई भी बोर्ड का बच्चा है वो हर कोई पढ़ सके, है ना। चलिए अगला, इसका थर्ड देखिए, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन। दो पार्ट दिख रहे थे, तीसरा चौथा पांचवा सब देख लो अब। ठीक है, 4 ही तो है ना इसमें। चलो ठीक है, अब सबसे ऊपर देखो आप, कह रहा है एक वृत्त की, फिर डॉट डॉट डॉट, समांतर रेखाएं हो सकती हैं। मतलब एक वृत्त की भाई कितनी पैरेलल लाइन हो सकती हैं बताइए। इंग्लिश में बोल दूं, कह रहा है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। हाँ, यही तो है ना, बताइए। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समांतर स्पर्श रेखाएं, भैया इसका आप जवाब लिख लो, दो। किसी भी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी, दो रेखाएं हो सकती हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकती हैं। जो समांतर भी हो और मतलब पैरेलल भी हो और टेंजेंट भी हो, इस तरह से केवल दो रेखाएं हो सकती हैं। बना के दिखाऊं कहो तो, नहीं तो रहने दूं, कोई मतलब नहीं है। अगला पेज पलटो, 4 नंबर वाला करवाऊं। इसका जवाब होगा 2, हिंदी में लिख लो 2। आप सबको पता है कि बताऊं भाई, एक सर्कल खींच लो, एक ऐसे जाएगी ऐसे, एक रेखा तो ये हो गई समांतर, एक ऐसे ऐसे कर सकते हो, दो हो सकती बस। ठीक है, डन। अगला चलो, चौथा पार्ट। चौथा पार्ट इंग्लिश में देखिए, बोल रहा हूं, कह रहा था कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट
द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश। फिर से सुन लो, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, यानी वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ का मतलब होता है बेटा कॉमन, ठीक है, सर्कल और उसकी स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन की जो कॉमन पॉइंट होगा उसे क्या बोलते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया था इंग्लिश में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना, हाँ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसे क्या बोलते हैं भाई? बोलते क्या, उसका नाम ही वही है, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। हिंदी में लिखोगे स्पर्श बिंदु, ठीक है, इंग्लिश में लिखोगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ये दूसरा भी कंप्लीट हो गया। लिख लीजिए छात्रों, कोई भी डाउट है तो बताइए। हो गया, जल्दी करें। अगर अभी तक आपने पीवीआर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आप फ्री पढ़ सकें, घर बैठे पढ़ सकें। अगला चलते हैं बहुत जल्दी, सब्र बना के रखिएगा, एग्जाम खोपड़ी पे है, कोई टेंशन नहीं लेना है, जितना पढ़ाया जाए रिवीजन करते रहो, बस आगे बढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन दिखाइए, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना बाबू। क्या कह रहा है, देख लो, पढ़ लो। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए एक फिगर ड्रा करते हैं। जैसे ये बोल रहा है, पहले एक सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल बनाने के बाद जैसे जैसे ये कह रहा है वैसी स्थिति में हम उसको ड्रा करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी से, बना लेते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं। देखिए आपके सामने मैंने चित्र बना दिया है। अब इसमें जो आपसे पूछ रहा है पी क्यू निकालना बहुत आसान है। देखो बेटा, कह रहा था त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, मैंने लिख दिया, और इसमें ओ क्यू की दूरी भी, लंबाई 12 सेंटीमीटर बोल रहा था, मैंने वो भी लिख दिया। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, सिंपल में पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है और पी क्यू निकाल लेना है। जैसा कि दिख रहा है ये आधार है तो घटा करके ही निकलेगा, है ना। आप क्या लिखोगे, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे साइड में कर दूं मैं, लिख लीजिए पाइथागोरस की प्रमेय से, हेडिंग सब लोग इसको ऐसे लिख लीजिए। तो देखो बेटा, हमें पी क्यू निकालना है तो ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इक्वल ओ क्यू का स्क्वायर और माइनस ओ पी का होल स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू यानी 12 का होल स्क्वायर माइनस ये 5 का होल स्क्वायर, 144 माइनस 25। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? घटा के देख लो, 119 आएगा बेटा। ठीक है, इनको थोड़ा इधर साइड में लाके मैं हल कर लूँगा, तो पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल आएगा 119, यानी हम कह सकते हैं पी क्यू इक्वल आएगा अंडर रूट 119। हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 119। अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर डी सही है। जो क्वेश्चन आप देख रहे हो चौथा, तीसरा नंबर, इसमें डी ऑप्शन सही है। ठीक है, किसी के मन में कोई डाउट है कोई भी तो बताइए। नहीं ना, आगे बढ़ें, जल्दी लिख लीजिए बच्चों, आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। बहुत जल्दी करिए, क्वेश्चन स्क्रीन से मैं हटा देता हूँ। हो गया ना? अगर आप नहीं समझे थे तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके लिख लीजिए। चलिए, टाइम हो गया, डन। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, उस तरह से फिर ये 10.1 खत्म हो जाए। जल्दी देखिए नेक्स्ट। ये 10.1 का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत आसान है बेटा। स्क्रीन पर अगर आप ध्यान से देखो ऊपर साइड में तो आपको दिख रहा होगा, कह रहा कि एक वृत्त खींचिए, मतलब एक सर्कल आपको क्या करना है, ड्रा करना है। और पढ़ लीजिए पूरा क्या कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और दो, एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। मतलब सिंपल सा है, थोड़ा घुमा रहा है ये। सबसे पहले इसका मतलब ये है कि हम एक सर्कल खींच लें, जो कि मैंने खींच लिया। ठीक है बेटा, सर्कल खींचने के बाद क्या कहता है, खींचिए और दो, दो बार रुकना, दो बोलने के बाद एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। थोड़ा अजीब टाइप का लिखा है ना, तो एक कोई रेखा हम खींच लेते हैं। मान लो हमने एक रेखा ऐसे खींच लिया। अब कह रहा कि इस दी गई रेखा के समांतर दो रेखा खींचो।
इसे तो अपने से खींचना था, कुछ लोग यही तो समझ नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए। इंग्लिश में मैं बोल देता हूं पहले, तब फिर करता हूं, सुन लो इंग्लिश में। कह रहा है ड्रा अ सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन line such that one is a tangent and one is the tangent and the other is a secant to the circle। समझ में आया ना? Draw a circle and two line parallel to a given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle। ओके, तो ये मैंने खींच लिया। अब इसके पैरेलल दो लाइन ऐसे खींची जा सकती बेटा, ऐसे ऐसे ना। कह रहा था एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए, यानी टेंजेंट, और एक सिकेंट होनी चाहिए। तो इसके पैरेलल भी हो जो लाइन खींची है तो ये हो सकती है टेंजेंट, और सिकेंट भी हो तो ये हो सकती है। ओके, डन, हो गया खत्म। इनके चाहो तो नाम भी लिख दो आप, कुछ भी, या ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इन रेखाओं को मैं मान लेता हूं कि मैंने इनके नाम रख दिए हैं। क्या क्या? चलो मैंने मान लिया इनका नाम ए था, इनका नाम बी था, इनका नाम सी था। बना लीजिए, हो गया। हाँ, इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो, इधर लाइन भी आप ऐसे भी खींच सकते थे। जो लोग कंफ्यूजन में हो बेटा, देखो ऐसे भी तुम कर सकते हो इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है। ये इसमें किनारे से ही टच होती जाएगी, याद रखे, बीच में नहीं घुसनी चाहिए, कटनी नहीं चाहिए। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, सब सही है। इस तरह से बच्चों आपका 10.1 पूरा खत्म हो गया। वृत्त का आपका 10.1 चैप्टर ही खत्म हो गया। अब हम 10.2 में कुछ क्वेश्चन है उनको करेंगे। थ्योरम 10.1 और 10.2 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, आपके परीक्षा में भी आपको ये प्रूव करने के लिए यानी सिद्ध करने के लिए आ सकती है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप इसे समझ लीजिए। कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, मतलब स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। आपको दिख रहा ना स्क्रीन पर? एक बार मैं फिर से पढ़ दूं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दूसरा है, वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। आइए प्रूव करते हैं। पहले हम फिगर बनाते हैं। देखिए फिगर का कुछ अंश हमने यहाँ पे ड्रा किया है। ये एक सर्कल है, सर्कल में से ये उसका सेंटर है, यहाँ से एक त्रिज्या आती है, ये उसका क्या है भैया, स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा मतलब आप जानते हो। आइए अब आगे समझिएगा। यहाँ से हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, मिला देते हैं। अभी समझना आगे हम क्या बता रहे हैं। यम, और इसको मान लेते हैं हमने क्यू लिख दिया, इसको पी लिख दिया, इसको ओ लिख दीजिए। ये आपका फिगर जो है रेडी हो गया इतने के लिए। ठीक है, अब लिखिए, यहाँ पर आप लिखिए दिया है। हिंदी मीडियम वाले दिया है, इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन। व्हाट इज गिवन भैया, क्या दिया गया है? लिखिए, एक वृत्त जिसका केंद्र O और एक स्पर्श रेखा एक्स वाई, एक वृत्त जिसका केंद्र O और एक स्पर्श रेखा एक्स वाई वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। बिंदु P पर स्पर्श कर रही है या स्पर्श करती है, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, इनको फट से नोट कर लीजिए, जो मैंने बातें बोला आपको पीछे दिख रही हैं, इन्हें लिख लीजिए जल्दी से। वृत्त जिसका केंद्र O है और एक स्पर्श रेखा एक्स वाई क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, टेंजेंट है ये, आप जानते हो, जो कि स्पर्श कर रही है किस पर, बिंदु P पर। स्पर्श मतलब उसको टच कर रही है, बिंदु P। बिंदु P को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि OP परपेंडिकुलर एक्स वाई, OP परपेंडिकुलर एक्स वाई। चलिए अब बेटा इनको कर लिए ना आप, क्वेश्चन हटा देते हैं जो भी था। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, प्रूफ लिखेंगे, नीचे कम जगह इसलिए हम इधर साइड में करेंगे। हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे उत्पत्ति, इंग्लिश वाले लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, प्रूफ लिख लीजिए, इंग्लिश वाले समझदार हैं, लिख लेंगे। लिखो बेटा, यहाँ पर OP OM के बराबर है, OP OM के बराबर है क्योंकि त्रिज्या है ना। लिख लीजिए OP इक्वल OM, ब्रैकेट में लिख लीजिए वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है,
एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। आगे बढ़ते हैं, समझते जाना बिल्कुल भी। ये एक चीज हो गया। इसमें देखिए ओ एम ओ क्यू से बड़ा है कि छोटा है? ओ एम, यहां देखना, ओ एम ओ क्यू से छोटा है। तो हम लिखेंगे ओ एम इज लेस देन ओ क्यू। ये तो तुम्हें दिख ही रहा है क्योंकि ओ एम सिर्फ रेडियस है यहां तक है, लेकिन ओ क्यू यहां तक आ रहा है, थोड़ा और आगे जा रहा है ना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे मान लीजिए। इसी तरह से जो ओपी है वो भी ओ क्यू से छोटा है। हाँ, ये आपका हो गया सेकंड। इसको फटाफटा से लिख लीजिए। अब लिखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से सिद्ध होता है। लिखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से प्रूव होता है। हेडिंग लिख लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? कि केंद्र O से स्पर्श रेखा पर खींची गई सबसे छोटी, क्या सबसे छोटी रेखा OP है। ठीक है, इन बातों को आप नोट कर लीजिए। देखिए साइड में मैंने दिखा दिया है, थोड़ा टाइम बच जाए आपका। इसको हमने जो बोला उसे लिख लीजिए, ठीक है। ओके, समीकरण 1 2 से सिद्ध हो गया कि जो केंद्र O से स्पर्श रेखा पर खींची गई सबसे छोटी रेखा है वो OP है, इसलिए OP स्पर्श रेखा XY पर खींची गई सबसे छोटी रेखा है, ठीक है। और अगर सबसे छोटी रेखा है तो हम लिख सकते हैं अतः OP परपेंडिकुलर, क्या था भैया? OP परपेंडिकुलर XY। यही करना था ना? क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ? लिख लीजिए, क्योंकि स्पर्श रेखा पर किसी बिंदु से खींची गई जो रेखा होती है, सबसे छोटी रेखा जो होती है वो लंब होती है, ठीक है। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हो, स्पर्श रेखा ही जरूरी नहीं है, किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींची गई सबसे छोटी रेखा लंबवत होती है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लीजिए, किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींची गई सबसे छोटी रेखा लंबवत होती है, ठीक है। लिख लीजिए, मैंने लिख दिया है, आप सुन लिए ना, फिर से एक बार बोल दे रहा हूं। किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींची गई सबसे छोटी रेखा लंब होती है, ठीक है। यही कारण था कि इसको हम ऐसे कर दिए, ये प्रूफ हो गया। तो आपका थ्योरम नंबर 10.1 था वो खत्म हो गया। 10.2 पे आगे बढ़ते हैं। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिए, फट से बताइए। कोई डाउट नहीं को किसी को? कमेंट बहुत से बच्चे कर रहे हैं बेटा, कमेंट के चक्कर में ना परेशान रहो, लाइव क्लास चल रही है, ये मत सोचना वीडियो है। कुछ लोग कहते वीडियो है, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, टाइम वेस्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डाउट होगा कमेंट करते रहो, सर आपको रिप्लाई कर रहे हैं। 10.2 देखिए, परमीय 10.2 थ्योरम 10.2 क्या कहता है कि वह बिंदु से, क्या कह रहा है देखो ध्यान से, वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती हैं उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। वह बिंदु मान लेते हैं कि मैंने P ले लिया और वृत्त के केंद्र पर इसको मैंने मिला दिया, फिलहाल इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इनका मतलब है कि जो PR है और PQ है ये आपस में इक्वल होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। टेंजेंट मतलब जानते हो, स्पर्श रेखा को ही टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, गिवन में लिखिए अ सर्कल विथ सेंटर O एंड टू टेंजेंट्स PQ एंड PR। ये इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए तो लिखा है, दिख ही रहा है तुम्हें। हाँ, सिद्ध करना है PQ इक्वल PR, यानी ये दोनों लाइनें बराबर हैं। आइए इसमें हम लोग थोड़ा सा रचना भी लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए इंग्लिश वाले। क्या लिखोगे भाई? कंस्ट्रक्शन में ये हुआ है कि हमने OP को मिलाया है और PQ को मिलाया है और PR को मिलाया है। लिख लीजिए आप लोग, क्या लिखेंगे? लिखिए ज्वाइन, इंग्लिश वाले लिख लें ज्वाइन OP PQ एंड PR। हिंदी वाले लिख लें OP PR और PQ को मिलाया, ठीक है। यही इसमें कंस्ट्रक्शन हुआ था, बाकी और कुछ नहीं हुआ था। अब इधर साइड में करेंगे उत्पत्ति, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखेंगे प्रूफ, हिंदी वाले लिखेंगे उत्पत्ति। क्लास को पूरा एंड तक देखना बेटा, जो लोग कमेंट के चक्कर में पड़े हैं बिल्कुल परेशान न रहे, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ। देखिए अब इसमें हम 10.1 का हेल्प लेंगे, जो आपने 10.1 में पढ़ा था ना बेटा। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं उत्पत्ति में कि OQ जो है, OQ वो PQ पर लंब है,
हाँ, लिखिए उत्पत्ति में ओ क्यू परपेंडिकुलर पी क्यू। क्यों ओ क्यू पी क्यू पर परपेंडिकुलर इसलिए है क्योंकि हम 10.1 में अभी अभी प्रूव कर चुके हैं। और भी लिखो, इसमें जो ओपी है, ओपी ओपी की बात नहीं हो रही अभी अभी, ओहो ओ क्यू हो गया, ओ आर, ठीक है। ओ आर क्या है, ये भी पी आर पर लंब है, ठीक है, लिख लो ओ आर लंब है पी आर पर। ब्रैकेट में लिख लीजिए परमीय 10.1 से। 10.1 में अभी अभी आपने प्रूव किया है। क्या प्रूव किया है, देख लो स्क्रीन पर, प्रूव किया है ना अभी अभी, फट से जल्दी से ही, कि वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। हाँ, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, अभी भी प्रूव किया हो, ठीक है, हो गया डन। आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए त्रिभुज ओ पी क्यू और ओ पी क्यू और ओ पी आर में, यानी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, नीचे लिखिए त्रिभुज ओ पी क्यू और त्रिभुज ओ क्यू आर में, ठीक है। ओ पी क्यू और सॉरी, यहाँ पे ओ क्यू आर नहीं रहेगा, ओ पी आर रहेगा भाई, ठीक है, क्योंकि वो तो त्रिभुज बन ही नहीं रहा, फिर उल्टा हो जाएगा। देखो ओ पी आर, फिर से देखो ओ पी आर, अगर ओ क्यू आर कर देंगे तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसमें क्या क्या है, देखो बाबू, इसमें जो कोण क्यू है और कोण आर है, ये दोनों बराबर है। कौन कौन, कोण क्यू और कोण आर बराबर कैसे हैं, लिखो एंगल ओ क्यू पी इक्वल, एंगल ओ क्यू पी इक्वल एंगल पी क्यू आर कर लीजिए इसको, या फिर ओ आर पी कर लीजिए, लिखिए ओ आर पी, एंगल ओ आर पी। हमें कौन कौन बराबर दिखाना था, ये एंगल और ये एंगल बराबर दिखाना था। इसको हमने पहले वाले में कवर किया, इसको मैंने दूसरे वाले में कवर किया। ये बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों 90 अंश के हैं। दोनों क्या है, 90 अंश के हैं, लिख लीजिए दोनों क्या है, 90। कुछ लोग कह रहे होंगे कि 90 काहे हैं, 90 काहे हैं। देखो भैया, अभी अभी ऊपर लिखा है कि ये दोनों लंब है ना, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। अगर कोई भी लाइनें दो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उन पे 90 का कोण बनता है ना। लिखिए ओ पी इक्वल ओ पी, आप कहोगे ई का है, ई का है। ओ पी इक्वल ओ पी इसलिए किया क्योंकि इस त्रिभुज में, यानी ओ पी आर और ओ पी क्यू में, दोनों में ओपी कॉमन है, लिख लीजिए कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। फटाफट लिखिए कॉमन है या उभयनिष्ठ है, हिंदी वाले, ठीक है। आगे लिखिए ओ क्यू, ओ क्यू और जो ओ आर है ये बराबर है। क्यों बराबर है, कोई बताएगा। ओ क्यू इक्वल ओ आर, ये बराबर इसलिए है क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ सेम सर्कल हमेशा इक्वल होती हैं। और अगर ये तीन चीजें मिल गई चच्चा, कोण बराबर हो गए, दो ठी भुजा बराबर हो गई, तो हम यहाँ कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ओ पी क्यू कैंग्रुएंट ओ पी आर, लिखिए ओ पी क्यू कैंग्रुएंट ओ पी आर, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम सिद्ध हो गए। कैसे हो गए, बाई आर एच एस, रूल पढ़े हो ना कैंग्रुएंट वाला, बाई आर एच एस। जो नहीं पढ़ा कमेंट करके बताना, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। और बेटा अगर हमने इनको कैंग्रुएंट प्रूव कर दिया तो सारी बीमारी ये दूर हो गई। सारी बीमारी इसलिए दूर हो गई, नीचे लिखिए, क्योंकि त्रिभुज ओ पी क्यू, चूंकि त्रिभुज ओ पी क्यू और ओ पी आर कैंग्रुएंट है, यानी सर्वांगसम है, इसलिए लिखिए इसलिए इसलिए हमें क्या करना था, पी क्यू इक्वल पी आर, प्रूव्ड हो गया। क्यों भाई, इसको ब्रैकेट में लिख लो, बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी कैंग्रुएंट पार्ट ऑफ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कैंग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कैंग्रुएंट ट्रायंगल में मैंने पढ़ा था, आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड हमेशा इक्वल होती है ना।
क्या करने को कह रहा है जरा सुन लीजिए। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 में सही विकल्प आपको कारण सहित बताना है। यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रीजन। यानी आप जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे उसका सिलेक्ट करने का रीजन क्या है, मतलब वो आंसर कैसे आया, क्यों आया, ये सब बताना है, यानी फुली डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बेटा आपको नीचे दिख रहा है। अगर छोटा दिख रहा है तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देख लीजिए एक नज़र में, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। पहला ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर है, दूसरा है 12 सेंटीमीटर है, तीसरा है 15 सेंटीमीटर है, या 24.5 सेंटीमीटर है। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। आइए इसे हम आपको हल करके दिखाते हैं विद प्रूफ। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आ जाओ भाई सभी, फटाफट चलो। रेडी हो सभी, बोल दो जल्दी से फटाफट। देखो बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, परेशान है बेटा, हैरान बिल्कुल मत रहो, मैं सबका कमेंट देख पा रहा हूँ। चलो ठीक है, लिखो, पहले एक सर्कल बना लेते हैं। कह रहा है कि बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो पहले एक सर्कल ड्रा करो ऐसे। ठीक है, यहाँ पर एक सेंटर है और इसमें जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे आप कर लीजिए। यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच लीजिए। स्पर्श रेखा चाहे इधर को खींच लो चाहे इधर को खींच लो, बात तो एक ही होती है। ये मान लेते हैं क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा आप जानते हो, चाहे तो इसको पीछे बढ़ा भी दो या ना बढ़ाओ, ये इसको टच करती हुई जा रही, मतलब ये क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर ये हो जाएगा, ये। ठीक है, जल्दी से बना लो। सेंटर का नाम ओ रख लेते हैं, इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पी क्यू बोला है इसलिए हम पी और क्यू ही रखेंगे और कुछ नहीं रखेंगे। बेटा इस पे अगर ये लंबवत है तो ये 90 अंश का कोण बनेगा। इसमें कह रहा है, इसमें और दिया भी है लंबाई, कह रहा है कि क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। क्यू से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर, मतलब ये पी क्यू कितना है, 24 है। और क्यू से केंद्र की जो दूरी है वो 25 है, यानी ये कितना है बबुआ, ये 25 है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि वृत्त की जो त्रिज्या है यानी ओपी क्या है। ठीक है, हमें क्या निकालना है बाबू, ओपी निकालना है। हल में आप लिखेंगे ओपी परपेंडिकुलर क्यूपी। ओपी जो है वो क्यूपी पर क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी। अभी अभी आप लोगों ने सिद्ध किया है। क्या सिद्ध किया था, अरे वो थ्योरम में सिद्ध नहीं किया था कि, क्या सिद्ध किया था, किसी स्पर्श रेखा पर, दिखा देता हूँ। देखो बबुआ लिखा है ना, ये थ्योरम 10.1 जो आप प्रूव किए हो, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, यानी इस पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, इसलिए क्या है 90 अंश का बना है, तो हम लिख सकते हैं ओपी परपेंडिकुलर ओ क्यू। ठीक है, थ्योरम 10.1 से लिख लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप लिखिए त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में, नीचे दिख रहा है ना, लिख दीजिए त्रिभुज ओ पी क्यू में। देखिए आप सबको पता है, क्या पता है, ओ पी क्यू में यहाँ पर लिख दीजिए कोण ओ पी क्यू इक्वल 90, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, अ, वो एंगल पी इक्वल 90, एंगल पी 90 है ही। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से, ये लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, इस पे सिर्फ पी लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप लोग इसमें दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक जैसे कैसे है ये। एंगल पी की ही सिर्फ बात हो रही है, तो आप इस पे सिर्फ एंगल पी लिखिए। इस त्रिभुज में पी जो है वो 90 का है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी जो ओ क्यू का स्क्वायर है ये ओपी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो हम लिखेंगे ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल ओपी का स्क्वायर और धन पी क्यू का स्क्वायर, ये होता है आपका पाइथागोरस का प्रमेय। इसमें सारे मान रख देंगे। ओ क्यू का मान देखो बेटा 5 या 25 दिया है ना, ओ क्यू का मान 25 दिया है, रख दीजिए।
OP का मान हमें नहीं पता है, यही निकालना है। PQ का मान 24 दिया है, ये मैंने रख दिया। इसके बाद हम इधर साइड में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट हल करते चलिए। देखो भैया, ये हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे OP का स्क्वायर। मान लेते हैं कि हम इनको पूरा पूरा इधर ले आए, इनको पूरा पूरा इधर ले जाएं अगर, तो ये कुछ ऐसे बनेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो ये OP का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? ये 25 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। फाइनल में ये हो जाएगा 625 माइनस 576। आप स्क्वायर करना जानते हो। हम्म इसमें से आप घटा लीजिए, अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49 आएगा। घटाना हर किसी को आता है, 49 आएगा। यानी OP का होल स्क्वायर 49 आएगा। बेटा यहाँ से OP निकालेंगे तो √49 आएगा, यानी OP इक्वल ±7। हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर है। यानी ये त्रिज्या कितना बेटा? 7 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट है? निसंकोच बताइए। क्वेश्चन एक बार फिर से स्क्रीन पे दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, बहुत जल्दी, फटाफट। हो गया डन? चलो, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ए लिख लीजिए, ये पूरा डिटेल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए और प्यार से देखिए। कहता है कि आकृति 10.11 में यदि TP केंद्र O 0 नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल POQ बराबर 110 डिग्री और PTQ ये कितना है? ज्ञात करना है। हाँ, किसके बराबर है इसको ज्ञात करना है। PTQ को ज्ञात करना है कि 60 अंश होगा, 70 होगा, 80, 90 कितना होगा। समझ में आया ना? चलिए, अब क्वेश्चन को छोटा करके नीचे रख देते हैं और आपको इसको हम लेके चलते हैं फटाफट और हल करके दिखाते हैं। आइए, फिगर आपके सामने है रियल वाला, मैंने जो बनाया है, थोड़ा गंदा है लेकिन अच्छा है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा कि जो OP है वो TP पर परपेंडिकुलर है। क्यों है? आप पहले से ही सिद्ध कर चुके हो। यहाँ पे लिखो OP परपेंडिकुलर PT, देखिए परमीय 10.1 से। अभी इसके पहले की क्लास में मैंने थ्योरम 10.1 पढ़ाया था, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो इसे जरूर देख लें, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव कर लीजिए, पहले पूरी बात लिख लीजिए तब इसको लिखिए, क्योंकि OP जो है बेटा वो PT पर तो है परपेंडिकुलर, ये सही है, लेकिन इसमें एक ही नहीं है, एक और भी है। वो कौन है? OQ। कॉमा लगा दीजिए, ऐसे लिखिए OQ, ये भी परपेंडिकुलर है ये TQ पर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। नीचे लिखिए परमीय 10.1 से, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे चाहे तो लिख लीजिए, क्योंकि रेखा जब कोई रेखा किसी बिंदु पर जब कोई रेखा किसी बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है, तो वहां पर 90 अंश का कोण बनता है, आप सबको पता है। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं ये सभी, तो यहाँ पे क्या बनेंगे बेटा? यहाँ पे क्या बनेंगे बबुआ? यहाँ पर 90-90 अंश के कोण बनेंगे, बनेंगे ना। तो हम लिख सकते हैं एंगल P इक्वल 90 और एंगल Q इक्वल 90, ठीक है। अब देखिए चतुर्भुज, यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं? POQT बन रहा है ना? POQT एक चतुर्भुज बन रहा है, लिखिए चतुर्भुज PQOT के सभी आंतरिक कोणों का योग बराबर चतुर्भुज POQT के सभी आंतरिक कोणों का योग बराबर, बताइए कितना होगा भैया? किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 360 होता है। लिख लीजिए इन क्वाड्रेटरल POQT सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंग्लिश में लिख लीजिए इन क्वाड्रेटरल POQT सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल 360, ठीक है। तो बेटा अब क्या करेंगे बाबू? इन सारे एंगल को हम जोड़ लेंगे, जोड़ के 360 के बराबर कर देंगे। लिखो एंगल PTQ, एंगल PTQ प्लस, हमने पहले T को लिया, ठीक है। अब लेंगे PQT, चाहे इसे तो PQT लिख लीजिए या फिर इसे दूसरे साइड से अगर हम काउंट करेंगे
इधर से करेंगे तो P, सॉरी P नहीं, OQT, हाँ लिखो OQT, OQT। कौन कौन सा एंगल आ गया? इसमें T आ गया, Q आ गया, ठीक है। अगर इसको लाना है तो क्या करेंगे? POQ, ठीक है, क्या करेंगे? POQ, या फिर QOP भी बोल सकते हैं इसको, QOP। अगर इधर से काउंट करेंगे तो QOP, इधर से करेंगे तो POQ। अब कौन बचा है? एंगल T बचा है, नहीं आ गया है, Q आ गया है, जो बीच में होता वही माना जाता है, O आ गया है। अभी P नहीं आया है, तो P के लिए क्या करेंगे बेटा? OPT कर दो, OPT, एंगल OPT। मतलब बीच में एक बार वो एंगल आ जाए, यहाँ पर P आया बीच में तो P कोण है, यहाँ पर O आया तो O कोण है, यहाँ पे Q आया तो Q है, यहाँ पे T आया तो T है, ठीक है। सारे मान रख दीजिए। हमें इसका मान नहीं पता है, एंगल PTQ नहीं पता है। OQT, भाई Q वाला एंगल 90 मैंने अभी लिखा है। O वाला एंगल कितना है? 110 दिया था पहले से, हाँ ये 90 हो गया। P वाला भी 90 दिया था, 360। ये P वाले की जगह मैंने 90 लिखा है, सभी को जोड़ लीजिए। एंगल PTQ इक्वल 360 माइनस 110 माइनस 90 माइनस 90, क्योंकि ये उधर जाएंगे सब माइनस माइनस हो जाएंगे। इनको फाइनल में अगर हम जोड़ के घटाएं तो कितना आएगा बेटा, पता है आपको? PTQ इक्वल 360 माइनस 290, इतना सबको पता है। यानी इस एंगल का मान PTQ का मान 70 अंश आया। कितना आया भैया? 70 अंश आया। निकालना क्या था? यही तो निकालना था ना। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक नज़र में पूरा दिखा दूंगा। बहुत जल्दी करिए, फटाफट फास्ट, आगे बढ़ें। जल्दी करो बेटा, जल्दी, बहुत जल्दी, फास्ट। ओके चलो, अब इसको मैं पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी नंबर ऑप्शन सही है। जितने भी आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 70 डिग्री। डन, लिख लो। चलो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न देखिए, बहुत आसान है। क्या कह रहा है? स्क्रीन पर आपके दिख रहा है। कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, क्या है? PA, आगे लिखा है PV, स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों, इस पर 80 डिग्री के एंगल पर झुकी हों, तो POA किसके बराबर होगा? यानी हमें POA का मान निकालना होगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल वैसे ये भी होगा, इसमें भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे। आप देखिए, ये मैंने फिगर बना लिया है। इसमें बेटा जो OA है वो PA पर लंब है। क्यों है? थ्योरम 10.1 से मैंने आपको पढ़ाया है, आप सबको पता है। OA परपेंडिकुलर PA, ठीक है। इसी तरह से OB परपेंडिकुलर PB, मालूम है ना आपको? थ्योरम 10.1 से आप सबको पता है कि त्रिज्याएं हैं वृत्त की, जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना, स्पर्श बिंदु पर। 10.1 थ्योरम देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए ये हो गया। कोष्ठक में लिख दें क्या रीजन? परमीय 10.1 से है। आप परमीय 10.1 नहीं देखे हो, जाके देख लेना, ठीक है। चलो बेटा हो गया इतना। अब क्या करेंगे? अब लिखिए, देखिए इसमें एक चतुर्भुज बन रहा है, PAOB, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं PBOA। लिखिए चतुर्भुज PAOB, चतुर्भुज PAOB के सभी आंतरिक कोणों का योग बराबर, के सभी आंतरिक आंतरिक कोणों का योग बराबर, लिख लो फटाफट। आंतरिक कोणों का योग बराबर कितना होता है? 360 अंश होता है, आप सबको पता है 360 होता है। तो सभी कोणों को आप जोड़ लीजिए, APB यहाँ पर लिखिए, चाहे तो ऐसे लिख लीजिए डायरेक्ट, एंगल A धन एंगल P, हाँ धन एंगल B और धन एंगल O इक्वल 360। इसमें देखिए कुछ के मान दिए गए हैं, जैसे P का मान देखो यहाँ पे 80 दिया था, P का मान 80 दिया था। A वाले का मान आपको दिया है क्या? हाँ, A का मान 90 दिया है। 90 क्यों दिया है? देखो बच्चा, अगर कोई भी रेखा इस तरह से किसी भी रेखा पर लंब होती है तो वहां पर 90 का कोण बनता है, इसलिए A और B दोनों पर 90 बनेगा।
ठीक है, इसका मान 90, अब P का मान 80 और B का मान 90 और O का मान हमें नहीं पता है। सबको हल कर लेंगे हम, आप सबको पता है एंगल O, ठीक है, एंगल O निकालना है, इन सबको जोड़ दीजिए तो 9 9 18 180 260 हो जाएगा। एंगल O बराबर 360 माइनस 260, एंगल O आएगा 100 डिग्री, कितना आएगा 100। क्वेश्चन हटा दो भैया, दिख गया ना, कितना हो गया 100 डिग्री। हमें निकालना क्या था, हमें इसको नहीं निकालना था, हमें ये 100 तो मिल गया, अभी तो हमें कुछ और निकालना है। वो का निकालना है, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए हमें पी ओ ए निकालना है, अभी ये पूरा पूरा चतुर्भुज में जो ओ आ रहा है ये 100 आ रहा है पूरा पूरा में, ठीक है, हमें सिर्फ इतना निकालना है, सिर्फ इतना निकालना है, तो इतना, ठीक है, सिर्फ उतना थोड़ा सा निकालना है। आइए देखते हैं, अब इधर साइड में हल कर लेते हैं। देखो बेटा इसमें समझना, इसमें दो प्रकार के त्रिभुज बन रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, एक पी ओ बी बन रहा है, एक पी ओ ए बन रहा है, बन रहा है दो त्रिभुज ना। अब यहाँ पे आप लिखिए, क्या लिखोगे, लिखिए त्रिभुज पी ओ ए और त्रिभुज पी ओ बी में, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखो ध्यान से तो दो कोण 90 अंश के दिए गए आपको, पी ए ओ और पी बी ओ। देखो पी ए ओ और पी बी ओ, देखिए कोण पी ए ओ बराबर कोण पी ओ इक्वल 90 अंश, 90 अंश ये है, वो है 90 अंश, ओ सॉरी, इनको 90 अंश नहीं लिखना चाहिए, ये दोनों बराबर हैं, हमें सिर्फ इतना ही दिखाना है, बराबर क्यों है, दोनों 90 हैं, इसका रीजन है, ठीक है, दोनों 90 हैं, या फिर लिख लो दोनों समकोण हैं, ठीक है, हमें तो कुछ और प्रूव करना है ना। इसमें अगर देखिए तो ओ ए ओ बी के बराबर है, ओ ए ओ बी के बराबर क्यों है बेटा, भैया क्यों है ऐसा, ओ ए ओ बी के बराबर इसलिए है क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ओ ए बराबर ओ बी, देखिए एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की ये त्रिज्याएं हैं, और दोनों त्रिभुजों में किसी कारण से चित्र को मिटाना पड़ा था, जिसे मैंने फिर से बना दिया है। आइए ठीक है, अब अगर भाई ये दोनों त्रिभुज कांग्रुएंस हो गए, पी ओ ए और पी ओ बी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ ए ये बराबर होगा एंगल ओ बी के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब लिखेंगे बाई सीपीसीटी, ठीक है, क्यों बराबर है, सीपीसीटी से अगर कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो उनके संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको पूरा पूरा ले लें, ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है, ये पूरा पूरा त्रिभुज अगर हम ले लें ए ओ बी, तो हम कहेंगे कि एंगल ए ओ बी इक्वल 100, अभी अभी हमने 100 निकाला था, उधर देख रहे हो, तो भैया इनको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एंगल पी ओ ए धन एंगल पी ओ बी, इसको 100 कर दिए, यानी पी ओ ए और पी ओ बी हमने क्या किया, ए ओ बी को दो पार्ट में तोड़ दिया। अब इसमें हमें कुछ मिलेगा, वो क्या मिलेगा, पी ओ ए धन पी ओ ए हम कर सकते हैं, काहे लिए करेंगे देखो बता रहा हूँ, पी ओ ए धन
इसको भी POA बराबर 100 इसलिए करेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है आपस में। POB और POA बराबर है तो हम इसकी जगह पे POA लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 एंगल POA बराबर 100। हमें सिर्फ POA ही तो निकालना था। तो लिख लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो निसंकोच बताइए। और आपका चैप्टर चल रहा है 10.2 क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो आज आप 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा और इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, यानी जो टेंजेंट हैं वो क्या है, स्पर्श रेखाएं जो हैं वो पैरेलल हैं। समझ रहे हो? यानी हमें ये प्रूव करना है, मोटा मोटा देख लीजिए कि जो ये रेखा है PQ और ये RS, ये दोनों पैरेलल हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। हमें यही सिद्ध करना है। कब पैरेलल हैं? जब कोई एक व्यास हो, जैसे AB है, और उसके टच करते हुए ऐसे खींची गई दो रेखाएं हो तो वो समांतर हैं, ये प्रूव करना है। ठीक है? क्वेश्चन में बाकी चीजें नीचे लिखा है, आप उन्हें देख सकते हैं। जो दिया है मैंने उसे लिख दिया जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। AB केंद्र O वाले वृत्त का व्यास है। AB क्या है? व्यास है, यानी डायमीटर है सेंटर O वाले सर्कल का। और दो स्पर्श रेखाएं यानी जो टेंजेंट हैं, टू टेंजेंट गिवन है PQ एंड RS। ये क्या है? टेंजेंट मींस स्पर्श रेखाएं जो कि क्या करती हैं? स्पर्श बिंदु यानी कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट क्या बोलते हैं उसे, हाँ, A और B पर इसे स्पर्श कर रही हैं, टच कर रही हैं। ठीक है? ये आप लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे बेटा, सबसे पहले ये था गिवन, गिवन के बाद अब लिखेंगे प्रूफ। हाँ, मतलब टू प्रूव, यानी टू प्रूव मतलब ज्ञात करना है। इंग्लिश वाले लिख लेंगे टू प्रूव, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? PQ पैरेलल RS मैं पहले बता दिया हूं। अब नीचे लिखेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब इंग्लिश में लिखेंगे टू प्रूव, नहीं इसे केवल प्रूफ लिखेंगे, सॉरी क्या लिखेंगे? प्रूफ। टू प्रूफ ऊपर वाला होता है। ठीक है? प्रूफ। अब क्या करेंगे इसमें? प्रूफ में हम सारी एक्टिविटी जो भी इसमें करेंगे वो दिखाएंगे। ध्यान दीजिए, OA दिख रहा ना वहां पर? OA लंब है PQ पर, बोलो है कि नहीं? OA लंब है PQ पर। भाई सिंपल सा बात है, दिख ही रहा है सबको है। लिख लीजिए OA परपेंडिकुलर PQ, कॉमा लगा के लिखिए OB, ये भी परपेंडिकुलर है उधर वाली रेखा RS पर। इसमें कुछ कहना या कुछ बताना नहीं है, दिया है दिख रहा है। ऐसा क्यों है? इंग्लिश मीडियम वाले लिख ले, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखेंगे? ध्यान देना, हिंदी मीडियम वाले लिख लें अपने अकॉर्डिंग। ये जो मैं कहना चाहता था, त्रिज्याएं जो होती हैं वो स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत होती हैं। OA और OB क्या है? रेडियस है, इस वृत्त की त्रिज्या है। और PQ क्या है? PQ स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु A है। ठीक है? तो त्रिज्याएं स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत होती हैं, इसे आपने लिख लिया। अब देखो बाबू, ये दोनों एंगल बराबर हैं आपस में। अगर हम बात करें ये OAP और OBS, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों 90 अंश का कोण बना रहे हैं। इतना करने के बाद आप इधर साइड में आ जाना, यहां साइड में। ठीक है? यहां तक करने के बाद में उधर चलना। लिखिए कोण OAP इक्वल कोण OBS, कोण OAP इक्वल कोण OBS। ऐसा क्यों है? ब्रैकेट में लिखिए बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 अंश के हैं। ये हिंदी वाले लिखेंगे। ठीक है? क्लियर? अब देखो बेटा यहां पे प्रॉब्लम क्या है। अब यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी जो भी बातें थी वो लगभग प्रूफ हो चुकी हैं, थोड़ा सा बचा है। अगर ये दोनों कोण इक्वल हैं, OAP और OBS क्या है, अगर ये बराबर हैं, आप इन्हें अगर देखो तो अंतः एकांतर कोण भी तो है ना, ये तो है ना। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो इनसे जो जुड़ी हुई रेखाएं वो क्या है? पैरेलल होती है ना। आप लिख दीजिए एक लाइन में, लिखिए OAP एंड OBS,
ओ, नीचे लिख लीजिए, मैं लिख के दिखा देता हूं। अच्छा, ओ ए पी एंड ओ बी एस आर इक्वल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल आर एस। जो लिखने वाली बात थी मैंने नीचे लिख दिया, आप इसे देख लीजिए। क्वेश्चन मैं स्क्रीन से हटा देता हूं, ठीक है। नीचे लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ। तो बेटा लिख लो, मैं सामने से हट जाता हूं, जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जिनको करना है, ठीक है। यही इसमें प्रूव करना था, ये बहुत ही छोटा सा प्रश्न था। जल्दी से सभी साथी, जितने भी नए साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहीं जाएंगे नहीं, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे तुरंत, ठीक है। और बेल आइकन ऑन करना जिससे अगली क्लास भी मिल सके बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ भाई। 5वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसको आप लोग खुद से कर लोगे बेटा, ये होमवर्क है, बहुत आसान है, ठीक है। सभी कर लेंगे ना। 6ठा क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये भी एकदम बहुत ही आसान है। इसके पहले जो भी प्रश्न करवाए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग है, लेकिन 7वां वाला मैं कराऊंगा। 7वां देखो थोड़ा सा अच्छा है। कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, फाइंड करने हैं, ज्ञात करने हैं। चलिए दिखाते हैं। बीच में अभी थोड़ी सी आवाज नहीं आई, उसको मैं रिपीट कर देता हूं, सुन लीजिए। पहले आप फिगर देखिए, दो सर्कल बने हैं, एक वृत्त छोटा सा बना है, एक बड़ा सा बना है, दिख रहा है ना। अब इसमें ऐसे ही कुछ कंडीशन दी गई है। कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और जो छोटा वृत्त है इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी हमें पी क्यू ज्ञात करना है, ठीक है। हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व या हल। लिखिए, ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, ओ ए पी क्यू पर लंबवत है या लंब है। कैसे, ओ ए आपको दिख रहा है, इसकी क्या है, त्रिज्या है। पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा है छोटे वाले वृत्त पर, है ना। और त्रिज्या जो होती है स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। ये स्पर्श बिंदु है ए, ठीक है, इसलिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है। अब आगे लिखिए, त्रिभुज ओ पी ए में कोण ए बराबर 90, हाँ समझ रहे हो, किसमें, ओ पी ए में, ओ पी ए, यहां पर जो ए है वो कितना है भैया, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री है, दिख रहा है ना। देखो बाबू यहां पे एक चीज समझो, हमें पी क्यू निकालना है। पी क्यू, अगर हमें पी ए पता हो जाए तब हम पी क्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि पी ए पी क्यू का आधा है, दिख रहा है ना। और ये एक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम पी ए निकाल सकते हैं, है ना। तो नीचे लिखिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए फटाफट। ओपी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल ओ ए का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर और प्लस पी ए का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। इसका वैल्यू 5 दिया है, देखो भाई ये 5 दिया है ना। और ओ ए 3 दिया है, हमें पी ए या फिर ए पी निकालना है। तो ये हो जाएगा 25, ये 9 धन पी ए का होल स्क्वायर। क्वेश्चन हटा दीजिए, क्लियर दिखे। ये 25 माइनस 9 बराबर पी ए का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 इक्वल पी ए का होल स्क्वायर, ठीक है। फाइनल में क्या हो जाएगा, आप इतने बड़े हो, कक्षा 10 में पहुंचे हो, आप सबको पता है कि पी ए बराबर कितना हो जाएगा, 8, सॉरी 8 नहीं 4। 16 का वर्गमूल कितना होगा भाई, सिंपल सी बात है, आप सबको पता है पी ए स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा इधर वर्गमूल आएगा। चलो मैं पूरा बता ही देता हूं, ये लो इतना हो जाएगा ना। तो भैया पी ए बराबर प्लस माइनस 4 आएगा, कितना आएगा 4 सेंटीमीटर ना। लेकिन सेंटीमीटर कौन कह रहा है, 4 इकाई आएगा बस, इसमें इकाई नहीं दी गई है, सेंटीमीटर है कि मीटर है क्या है, कुछ दिया नहीं गया है। कि दिया गया था का, अच्छा दिया गया था, सेंटीमीटर दिया गया था, ठीक है। जब पी ए 4 है तो नीचे हम लिख सकते हैं
इसलिए पी क्यू इक्वल 2 इंटू पी ए। हाँ भाई थोड़ा ढंग से कर लीजिए, बराबर 2 इंटू पी ए यानी 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। बस हो गया, लिख लीजिए आप। समझ में आया ना? पी क्यू क्या है? पी ए का 2 गुना है। ये क्वेश्चन आपका यहीं पर खत्म हुआ। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 7 इसमें मैंने बता दिया, यानी 4 से लेकर के 7 तक के सारे क्वेश्चन इसमें हो गए, है ना? जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पीबीआर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगले क्वेश्चन के लिए बस थोड़ा सा इंतजार करें। और हाँ, क्लास को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलना यार। बहुत मेहनत से पढ़ाता हूं मैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 8वां नंबर। देखिए साथियों, कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। फिगर 10.2 में आपकी किताब में दिया है। सिद्ध करना है कि AB धन CD को जोड़ने पर AD और BC के जोड़ने के योग के बराबर आए। इसको आप लोग ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो मुझे बताना, ठीक है? कमेंट करके बताना कि हाँ इसे बताना है। अगला क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं 9 नंबर, उसे ध्यान से देखिए। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है ना? कह रहा है कि आकृति 10.13 में, यानी जो फिगर आपको स्क्रीन पे दिया है उसी फिगर की ये बात कर रहा है। इसमें क्या है? एक्स वाई जो ऊपर वाली लाइन है, और ये एक्स डैश वाई डैश। ओ केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ये एक वृत्त है सर्कल जिसका सेंटर ओ है। इस पर ये 2 क्या हैं? स्पर्श रेखाएं हैं, टेंजेंट हैं। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श बिंदु यानी कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट ना, यही तो बोलते हैं भाई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट बोलते हैं ना स्पर्श बिंदु को, बताना। स्पर्श बिंदु सी पर ये यानी पॉइंट जो सी है उस पर क्या हो रहा है? ए बी एक्स वाई को तथा एक्स डैश वाई डैश को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा है? ये जो कह रहा था मैंने लिख दिया। सिद्ध कीजिए ए ओ बी 90 है, यानी जो ए ओ बी ये 90 प्रूव करना है, यानी इस पे क्या है? 90 है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कुछ चीजें सिंपल वाली जो भी हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए लिखिए, इनको हम पार्ट वाइज हल करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम एक छोटे त्रिभुज में लेंगे ए ओ पी, ये इसमें मान लो कि हम इसे 1 नंबर मान लेते हैं, और ए ओ सी इसको 2 नंबर मान लेते हैं। हम पहले इन दोनों को कांग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है? 1 नंबर और 2 नंबर कोण जहां पे लिखा गया है। चलिए लिखिए, यहां पर आप सोल्यूशन लिख सकते हैं, हल या सॉल्व। लिखिए त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज ए ओ सी में फटाफट लिखो AP इक्वल AC। AP क्या है? AC के बराबर है टेंजेंट फ्रॉम A। क्यों? लिख लीजिए टेंजेंट फ्रॉम A। कई बार बताया हूं ये कि ऐसा क्यों बराबर होता है। हाँ, AP AC के बराबर है, AP AC के क्या है? बराबर है, ठीक है? ए से क्या है ये दोनों? भाई सिंपल सी बात है, एक निश्चित बिंदु से दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। किसकी? उसी सेम वृत्त की। बोला है कि नहीं? स्पर्श रेखाएं ही तो है ना एक निश्चित बिंदु से, यानी एक ही बिंदु से समान वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। बस ये हिंदी वाले समझ लें। बेटा इसमें ये तो हो गया, ओपी ओसी के बराबर है। ओपी ओसी के बराबर है, क्यों? देखो ध्यान से, ओपी ओसी के बराबर है। भाई सिंपल सी बात है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। लिख लीजिए रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। हो गया, लिख लिया। अब देखो आगे, ओ ए बराबर है। क्यों बराबर है? भाई सिंपल सी बात है, हमने इस और इस त्रिभुज को लिया है, इसमें ओ ए दोनों में कॉमन है। कॉमन है ना भैया? तो आप लिख लो ओ ए इक्वल ओ ए। क्यों? क्योंकि कॉमन है, कॉमन है। हिंदी में लिखेंगे उभयनिष्ठ है, ठीक है? और अगर ये 3 चीजें मिल रही हैं तो हम कह सकते हैं सो ट्राइंगल ए ओ पी ये क्या है दोनों? लिख लो पैरेलल, पैरेलल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? कांग्रुएंट, सॉरी कांग्रुएंट ट्राइंगल ए ओ सी।
बाई ब्रैकेट में लिख लो एस 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 रूल। किससे? एस 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 रूल यानी भुजा 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 नियम से ये दोनों क्या हो गए? त्रिभुज आपस में कांग्रुएंट हो गए। तो भैया हो, अगर ये दोनों कांग्रुएंट है बाबू, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ये क्यों है? बाई CPCT से। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। अगर कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। CPCT का मतलब होता है कांग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, ये है CPCT का फुल फॉर्म। इसका एक रूल होता है जो मैंने पढ़ाया पीछे, CPCT आप पढ़ लेना नहीं जानते हो तो। ठीक है, इसी प्रकार BOC और BOQ में देखो, नीचे लिखो इसी प्रकार BOC और BOQ में, यानी इसे हम मान लेते हैं 3 नंबर, इसे मान लेते हैं 4 नंबर, 3 और 4 नंबर त्रिभुज में। ठीक है, सेम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। नीचे लिख लीजिए इसी प्रकार त्रिभुज BOC और BOQ में, त्रिभुज BOC और त्रिभुज BOQ में सब कुछ ऐसे ही रहेगा। इसमें भी BC BQ के बराबर है। टेंजेंट फ्रॉम B लिखो, BC इक्वल BQ। क्यों? लिखिए टेंजेंट फ्रॉम B। हिंदी वाले इसे समझ लें, एक ही बिंदु से समान वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। यानी ये एक बिंदु है, निश्चित है, इस पे दो स्पर्श रेखा खींची गई हैं, एक तो QB और एक BC। ठीक है, एक QB और एक BC। एक ही बिंदु से एक ही वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, हो गया ना बाबू? OC OQ के बराबर है, OC OQ के बराबर है। लिखो OC बराबर OQ। क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। लिख दो समान वृत्त की त्रिज्याएं। अरे यही ऊपर वाला लिखना है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं लिख दो। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं या समान वृत्त की त्रिज्याएं, ये हो गया। BQ सॉरी, इसमें दोनों कॉमन कौन है बाबू? OB दोनों में कॉमन है ना। 3 और 4 नंबर जो यहाँ पे ये कोण बन रहे हैं दोनों में OB कॉमन है ना। लिखो OB इक्वल OB कॉमन है। नीचे दिख रहा है? दिख रहा है ना? लिख लो OB इक्वल OB, ब्रैकेट में लिख लो कॉमन है। क्या है? कॉमन है। ठीक है, कॉमन है। अरे सुनाई तो तुम्हें पड़ ही रहा, नहीं दिख रहा है तो। OB, O फॉर ओनियन यानी प्याज, B फॉर बाल। ठीक है, ये तीनों चीजें मिल गई। अब हम लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हैं? कांग्रुएंट हैं। तो बेटा यहाँ पे इधर साइड में लिख लो, यहाँ पे अब लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज कौन कौन? BOC और BOQ। BOC ये कांग्रुएंट त्रिभुज BOQ। क्यों? ये दोनों क्यों कांग्रुएंट हुए? किस रूल से? ब्रैकेट में लिखो बाई SSS रूल, यानी साइड 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 भुजा 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 वाले रूल से ये क्या हो गए? कांग्रुएंट हो गए। तो बेटा अगर ये दोनों कांग्रुएंट हैं तो इनके भी दोनों कोण आपस में बराबर हैं। हाँ, नीचे लिखेंगे सो एंगल 3 इक्वल एंगल 4। देखो कहानी बनती जा रही है। एंगल 4 ब्रैकेट में बाई CPCT। हाँ, ये 2 नंबर इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? 2 नंबर इक्वेशन हो गया। कहानी बन रही है, बस एक इक्वेशन और जरूरत अब नहीं पड़ेगी। हो गया, कहानी हमारी खत्म हो गई। यही तो करना था हमें। नहीं, अभी कहोगे कहाँ? हमें तो AOB को 90 प्रूव करना है भाई। सिंपल सी बात है, AOB हम 90 अभी तुरंत करके दिखाएंगे। इसे नोट कर लो, इतना लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटाता हूँ। जल्दी करो, फट से करो। हो गया, जल्दी करो, इसको मैं बताता हूँ इसके आगे क्या है। जरा एक बार ध्यान से देखो, अगर PQ को आप एक सीधी रेखा मान रहे हो, PQ को, तो बेटा यहां तक 4 कोण बन रहे हैं ना, 4 बन रहे हैं ना। इनको हम थोड़ा सा आगे अगर बढ़ा दें, यहां ध्यान दो, ये सीधा सीधा 180 बन रहा है कि नहीं? 180 बन रहा है ना PQ पर, चारों कोणों को अगर जोड़ दिया जाए, बन रहा है ना। हाँ, इनको मिटा दो, फिर मैं बताता हूं। चलो फट से जल्दी करो। बस हो गया आंसर, लिख लीजिए। एक लाइन और बचा है, लिखिए। जैसे मैंने अभी बताया
कि इन चारों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर है, सीधा सीधा बन रहा है ना। देखो भैया कोण 2 जो है वो कोण 1 के बराबर है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो फर्स्ट की जगह पे हम 2 लिख सकते हैं और 2 को 2 ही रहने देंगे, ठीक है। और कोण 3 कोण 4 के बराबर था, इसलिए हम 3 को 3 ही रहने देंगे, 4 को 3 कर देंगे, बराबर 180 अंश। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कोण 2 और कोण 3 को जोड़ करके 180 दिखाना है। हाँ, ए ओ बी क्या दिखाना है, 180 सॉरी 90 दिखाना है ना, ठीक है। इनको जोड़ लेंगे तो ये 2 इंटू कोण ए सॉरी ये 2 हो जाएगा, 2 बार जुड़ेगा तो ही हो जाएगा ना, और प्लस 2 इंटू कोण 3 बराबर 180। इसमें 2 कॉमन हो जाएगा तो कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल 180 हो जाएगा। यहाँ से कोण 2 प्लस कोण 3 निकालेंगे तो 180/2, ये 2 इधर जाएगा तो इधर भाग में हो जाएगा, आप सबको पता है, मालूम है ना। यानी हम कह सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 90 डिग्री। हो रहा ना बाबू। अब ध्यान दो, एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3 अगर ध्यान से देखो तो ए ओ बी बन रहा है ना, ए ओ बी बन रहा है ना, और हमें ए ओ बी ही तो निकालना था। यानी इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी बराबर 90। और हमें क्या करना था, यही तो प्रूव करना था। नीचे लिख दो हैंस प्रूव्ड, क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ, हिंदी वाले लिख देंगे अतः सिद्ध हुआ। इस तरह से ये क्या हो गया बेटा, प्रूव्ड हो गया बाबू, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जल्दी करिए, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन हो गया 9 नंबर भी। इसमें कुल 13 क्वेश्चन है, कितने हैं, 13 क्वेश्चन है। जल्दी करिए, नए साथी सभी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ठीक है। अगले क्वेश्चन के लिए बस थोड़ा सा इंतजार। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, पूरा फुल स्क्रीन पर है, इसको हिंदी इंग्लिश हम दोनों भाषाओं में पढ़ देंगे, आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। हिंदी में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं, सुन लीजिए। चलिए, तो अब मैं इस क्वेश्चन को रीड कर देता हूं इंग्लिश में, आप लोग हिंदी वाला देख लीजिए। कह रहा, अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC, फिगर में दिख रहा है ना आपको, इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D आर द लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द साइड AB एंड AC। तो भैया इसमें AB हमें निकालना बाबू, AB ये पूरा पूरा साइड निकालना, इधर साइड में हो सकता है अभी आपको ना दिख रहा हो, और AB के अलावा कौन सा निकालना है, ये AC निकालना है, क्योंकि इधर वाली तो दी गई है 14 सेंटीमीटर पूरा पूरा, तो ये दोनों हमें फाइंड करनी है। एक्सरसाइज 10.2 है, ऊपर दिख रहा है। चलिए पहले लिखते हैं, दिया है, लिखिए, हिंदी वाले दिया है, इंग्लिश वाले लिखिए गिवन। तो ये जो इसमें चीजें थी दी हुई उसको मैंने लिख दिया, आप देख लीजिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, उसके परिगत एक त्रिभुज ABC है, और रेखाखंड इसमें 2 दिए गए थे, एक DC 6 सेंटीमीटर और BD 8 सेंटीमीटर, मैंने दिखा दिया। प्रूव दैट, जो हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन में कह रहा था, वो चीज़ें मैंने लिख दिया है, ये दोनों हमें AB और AC फाइंड करने हैं। साथियों, अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, रचना। रचना देखिए ऑलरेडी हो चुकी है। क्वेश्चन में ये नहीं कहा था कि CE और BF या फिर ये जो रेखा सीधा सीधा मिल रही AD, इसके बारे में क्वेश्चन में जिक्र नहीं है। यानी ये हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया, खुद से रचना किया है। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज बना है वृत्त के किनारे किनारे बस, बाकी जो मिलाया गया ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया, ये रचना का भाग है, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, चलो ओरिजिनल में। देखो क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है, ठीक है, कुछ ऐसा दिया है, इसमें हम रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन में आता है ये, जो हम इसको मिलाते हैं ऐसे ऐसे केंद्र से होते हुए जो इसको मिला रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे रचना में, देख लिए ना अब। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, रचना, या इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन या रचना, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं लिख रहा हूँ। प्रूफ दैट मतलब ज्ञात करना है, गिवन मतलब दिया है, और बाकी चीजें हिंदी लिखी ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रचना में लिखेंगे बाबू OA OB OC और OE को मिलाया, ठीक है, लिख लीजिए, लिखिए OA OB और क्या है OC तथा OE को मिलाया, ये क्या किया, रचना किया, इतना कंस्ट्रक्शन किया है इसमें, ये याद रखना है आपको, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे,
अब हम इसमें फाइनल आंसर देने जा रहे हैं, प्रूफ, यानी जो हमें उत्पत्ति करनी है मेन चीज वो लिखने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखो सी डी सी एफ के बराबर है। लिखो भैया सी डी बराबर सी एफ। समझो यहाँ पे लॉजिक इसका, सी डी ये जो है वो सी एफ के बराबर है। और अगर आप देखो तो सी डी या डी सी 6 सेंटीमीटर दिया है, तो ये ऑलरेडी 6 दिया है। और सी एफ अगर सी डी के बराबर है तो इसका मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये बराबर क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक सर्कल है, ये ऐसे सर्कल को टच करते हुए सी डी जा रही है, वैसे सी एफ भी जा रही है। तो इसे हम कह सकते हैं, क्या है ये, ब्रैकेट में लिख लीजिए, एक ही बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखाएं हैं। ब्रैकेट में लिखिए एक ही बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखाएं, इसलिए क्या है, बराबर है। साथियों अगर ऐसा होता है तो ध्यान देना यहाँ पर, अगर सी डी सी एफ के बराबर है, एक ही बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखाएं हैं, तो यहाँ पर हम इसको अलग से भी दिखा सकते हैं। इसलिए सी एफ बराबर 6 सेंटीमीटर है ना, यानी सी एफ कितना हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। अब यहाँ पे जगह थोड़ा कम है तो मैं ऊपर इन चीज़ों को मिटा दूंगा जो दिया हुआ है। आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। उसके बाद अब थोड़ा सा और आगे हल करना है, फिर कहानी आपको समझ में आएगी। ठीक है, जल्दी इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिख लीजिए, बहुत जल्दी करिए। चलिए अब देखिए, एक तरफ तो आपने कर लिया। अभी त्रिभुज है ना, त्रिभुज है तो इसमें 3 साइड से वैसे ही संयोग बनेगा जैसे इधर बन रहा था ना। जैसे इधर देखिए सी डी और सी एफ ये स्पर्श रेखाएं थी एक ही बिंदु से जाने वाली, वैसे इधर साइड में बी डी और बी ई है। और बी डी साथियों 6 सेंटीमीटर दिया है, आप अगर देखो तो दिया है। हाँ, ये बी डी दिया था, तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। रीजन जैसे यहाँ पर था वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसी तरह इतना करने के बाद यहाँ ऊपर आके लिखना है, फिर आप में जहाँ भी जगह होगी लिखना। इसी तरह बी डी बराबर बी ई, ब्रैकेट में लिख लीजिए एक ही बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखाएं, लिख लीजिए एक ही बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखाएं। बाबू यही लाइन लिखना है, लिख लो। ठीक है, आगे चलो। तो अब क्या करेंगे, इसी तरह फिर से लिखिए नीचे। हाँ, इसी तरह 2 बार, क्योंकि हमें जैसे हमने इधर वाला लिया वैसे इधर वाला, वैसे इधर वाला भी लेंगे। हाँ, ऊपर वाला। तो लिखो इसी तरह ए ई बराबर ए एफ, ए ई बराबर ए एफ। रीजन में वही बात लिख लो जो यहाँ लिखी है, वही बात इन दोनों में रीजन में आगे लिख लो। ठीक है, तो देखो बाबू समझो, अब इसमें एक चीज करेंगे। यक्स बराबर यक्स इसको माना जाएगा। क्या माना जाएगा? समझो, एक्चुअली ये हमें कुछ नहीं दिया है, ए एफ और ए ई हमें दिया नहीं है, तो हम इन दोनों को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, कि ये साइड एक्स एक्स है। चूंकि इनको तो दिया गया था आपको, सी डी और बी ई दिया था, इसमें देखो ए ई भी नहीं दिया है, मतलब कुछ दिया नहीं है, तो इसे हमने क्या किया, एक्स मान लिया। अब लिखेंगे त्रिभुज की पहली भुजा बराबर, त्रिभुज की लिखो लिखो, पहली भुजा बराबर। देखिए त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं जो कि आपको दिख रही हैं। एक भुजा है इसमें ए बी, एक बी सी और एक ए सी। अगर ध्यान दो तो ये भुजाएं 2 भाग में बटी हैं। जैसे अगर हम बात करें ए बी की, तो ए बी देखो बी ई और ए ई में बटी है, जो कि बी ई 6 है और ए ई एक्स है ना, तो ये 2 भागों में बटी हैं। यहाँ पर हम इनको समझ लेंगे। पहले लिखो पहली भुजा, त्रिभुज की पहली भुजा बराबर, पहली भुजा बराबर कितना है भैया, लिख लो ए बी बराबर एक्स प्लस 8, ए बी बराबर भुजा ए बी फिर बराबर एक्स प्लस 8, ऐसे लिख लो। त्रिभुज की दूसरी भुजा बी सी बराबर, देखो बी सी में देखो बाबू, ये 6 + 6 आपको दिख रहा है क्या? नहीं, ये 8 सेंटीमीटर था यार, एक सॉरी, बी डी आपको 8 दिया था ना क्वेश्चन में, देख लो 1 मिनट पहले, फिर चलते हैं। देखो 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 ध्यान से, कह रहा था, क्या कह रहा था, लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। हाँ, बी डी और डी सी, जिनमें स्पर्श बिंदु डी और बी द्वारा विभाजित है की लंबाइयां, यानी हमें बी डी 8 सेंटीमीटर दिया गया था। ठीक है, बी डी 8 सेंटीमीटर दिया गया था बाबू। ठीक है, तो ये 8 सेंटीमीटर है, ये क्या है, 8 है, और अगर ये 8 है तो ये भी 8 ही होगी, याद रखना। ठीक है, 8 ही होगी। तो आप जो यहाँ पर लिख रहे हो ना, ये 8 रहेगा।
ठीक है, अब सही है। क्लियर? तो BC बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? BC बराबर भी आपका वही हो जाएगा जो अभी आप देख रहे हो, यानी x प्लस 6 सेंटीमीटर, हाँ कि 8 सेंटीमीटर। अरे भाई साहब, BC हमें नीचे वाला निकालना है, 8 और 6 होगा ना, 8 धन 6। इसी तरह से AC निकाल लेंगे, AC, तो ये हो जाएगा बाबू आपका x प्लस 6। ये तीनों भुजाएं हैं, हमें इन्हीं तीनों में से दो भुजाएं फाइंड करनी है, तो चलिए निकाल लेते हैं। देखिए अब तक आप लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छे से। लिखिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं के माध्यम से अब हम त्रिभुज का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। नीचे चाहे लिख लीजिए, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के माध्यम से अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, चलें। देखिए इन बातों को आप लोग नोट कर लीजिए, जो मैं बोला हूँ लिख लीजिए, नहीं आपको दिक्कत होगी। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात करने के लिए अब हम त्रिभुज का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। और त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्धपरिमाप यानी सेमी पेरीमीटर ज्ञात करेंगे। ठीक है साथियों, तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। जब हम लोग हीरोन सूत्र लगाते हैं तो आपको पता है इसका काम लगता है, ये होता है ना सेमी पेरीमीटर का फार्मूला। यहाँ पर तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, x प्लस 8 और x प्लस 6 और 8 प्लस 6, जो भी आपको ऊपर दी गई थी। ठीक है, तो कर लीजिए, अपान 2 कर लीजिए। फाइनल में जब हम इनको हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 14 मिलेगा, x प्लस 14 मिलेगा। एक्चुअली ये दोनों जुड़ जाएंगे, 14 हो जाएगा। और आपका अगर आप इनको कंप्लीटली हल करके देखो फिर मुझे बताओ कितना आएगा, एक बार देखो तो। 2x प्लस 28 आएगा ना, 2x प्लस 28 आएगा ऊपर साइड में। यहाँ पर जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं नहीं लिखना चाहता था। आप देखो तो 2x प्लस 28/2 आएगा, नीचे दिख रहा है ना। यानी ये आपका, जब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर चलो कर देते हैं साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, अगर इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर x प्लस 14 आएगा। यानी आप कह सकते हो कि इसका जो अर्धपरिमाप आया है यस बराबर, वो x प्लस 14 आया, इस यस का मान। ठीक है, यस का मान कितना आया है, ये एक ही जगह बराबर लगेगा, चाहे यहाँ लगा लो चाहे वहां लगा लो। ठीक है, x प्लस 14 अर्धपरिमाप आ गया। अब सूत्र लगा दीजिए, मेन वाला जो होता है क्षेत्रफल वाला, आंसर आ गया है। चलिए पूरा बोर्ड आपको क्लियर दिख रहा है, नोट करिए फटाफट। इसको मिटा देंगे साथियों, अब हम सूत्र लगाएंगे मेन वाला। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हीरोन फार्मूला लगाएंगे। लिखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर लिखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, आप वो फार्मूला लगा दीजिए, हीरोन सूत्र जिसे बोलते हैं, आप सबको पता है, यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये आपका फार्मूला होता है। हाँ साथियों, यस का मान आया था अभी x प्लस 14 आया था ना, सारे मान इसमें पुट कर देंगे बाबू। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है, ध्यान देना। तो यस की जगह पे x प्लस 14 रखेंगे, ये सिर्फ यस की जगह पे है, याद रखना। हाँ, ये लाइन ऐसे आप खींच लेंगे, अभी सिर्फ यस का मान रखा है। तो ये यस माइनस ए है ब्रैकेट के अंदर, तो इसमें भी x प्लस 14 और माइनस ए का मान रख दीजिए, जो अभी आपकी 3 भुजाएं आई थी, सारे मान रख दीजिए फटाफट। ठीक है, पहली भुजा x प्लस 8 थी, आपने देखा था ना, पहली भुजा x प्लस 8 थी, दूसरी भुजा x प्लस 6 थी और तीसरी भुजा 14 थी। हाँ, 8 6 जोड़े थे, 14 आई थी ना। तो साथियों अगर ये माइनस करेंगे हम यहाँ पर x और ये प्लस का 8 लगाएंगे, थोड़ा ये गंदा लगेगा क्योंकि ये भी छोटा कोष्ठक है, ये भी छोटा कोष्ठक है। तो हम एक काम करेंगे, इसको मझला कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक कर लेंगे। ठीक है, जिससे अंतर जनाई पड़े। तो अभी ये सब पूरी कहानी सिर्फ यस माइनस ए की जगह पर लिखी गई है, याद रखना। अभी ये बाकी के इन दोनों के मान रखने बाकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे इसका x प्लस 14 यस की जगह पे है, माइनस x प्लस 6 उसका मान है बी वाला। ठीक है, x प्लस 6, तो बाबू ये रख दीजिए x प्लस 6। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे हम कोष्ठक लगा देंगे मझलका वाला। हाँ, अभी हमने लास्ट वाले का ये s माइनस सी का वैल्यू अभी तक नहीं रखा है। ठीक है, उसमें भी क्या करेंगे भाई, x प्लस 14 उसका मान है, हाँ, x प्लस 14 ये सिर्फ यस का मान है, तो हम यहाँ भी रख देते हैं। इनको ऐसे बढ़ाते जाइए जहाँ तक जाए ये। हाँ, तो यहाँ थोड़ा कम जगह है लेकिन ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, x प्लस 14 और माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा इसको हल्का कर दूंगा, दिख जाएगा, वैसे दिख रहा है। इसमें देखिए जो b का मान था वो x प्लस 6 था, इतना बड़ा। a का मान जो था वो
x प्लस 8 था इतना बड़ा, लेकिन जो c का मान है वो सिर्फ 14 है, 14, ओनली 14 है बस। तो इसलिए इसको लिखना थोड़ा सा आसान भी हो गया। ये कोष्ठक लगा दीजिए आप मजलका वाला ऐसे अच्छा से, ठीक है। अब इनको हल कर लीजिए, सिंप्लीफाई करना एक बड़ी बात है, बाकी और कुछ है नहीं, आप कर ले जाएंगे प्यार से। चलिए कोष्ठक ओपन करके देख लेते हैं, एक एक को हल कर लेते हैं। साथियों देखिए, इसको हल करने का कई तरीका है। अगर हम इसको खूब ज़्यादा एक्सप्लेन करें तो बहुत बड़ा भी हो जाएगा, छोटा करें थोड़ा छोटा हो जाएगा। आइए इसको हम सरल करने की कोशिश करते हैं इधर आगे बढ़ा करके, ठीक है। अब ध्यान देना, देखो बाबू, अगर ये कोष्ठक ओपन होगा, यहाँ पे माइनस है ना, अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा और ये पहले से माइनस है यक्स, और ये प्लस यक्स कट जाएगा। वैसे यहाँ पर भी यक्स से यक्स कट जाएगा। अगर यहाँ देखें तो यहाँ नहीं कटेगा, लेकिन 14 से 14 भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा, वो आपको दिख रहा होगा, है ना। फाइनल में अगर हम बात करें तो यक्स प्लस 14 यहाँ पर बचेगा, स्टार्टिंग वाला, इसे हम यहाँ पे लाके लिखेंगे, समझने की कोशिश करना। यक्स प्लस ये 14 बचेगा बाबू, और ये 14 बच रहा है, और ये 8 बच रहा है। हाँ, दिख रहा है ना, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा। आप थोड़ा सा लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूं, बहुत ज़्यादा जगह तो है नहीं कि मैं एक्सप्लेन करूं। देखो बाबू, ये 14 है ना, ये माइनस का चिन्ह है, ये 8 है। अगर कोष्ठक खुलेगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, यानी 14 माइनस 8 हो जाएगा, कहने का मतलब 6 आएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6 और प्लस में, हाँ, ये यहाँ तक हो गया। इसमें देखो 14 और ये माइनस है, अंदर का चिन्ह प्लस था, खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा। 14 में से जब आपका 6 घटेगा तो 8 आएगा, ठीक है। तो इंटू ये हो जाएगा 8। बाकी अगर अगले वाले में बात करें, लास्ट वाले में सिर्फ यक्स बचा है, ओनली यक्स बचा है, बाकी सब कट गया है, तो ये यक्स हो जाएगा इसमें गुणा में, ठीक है। अब क्या हो जाएगा भैया बाबू, देखो यहाँ से ये हो जाएगा आपका x प्लस 14, और ये 6×8 = 48x। हमें निकालना था वैल्यू किसकी, यक्स की वैल्यू अगर आ जाती तो हम भुजाओं को निकाल लेते, लेकिन हमारा क्षेत्रफल निकालने पर यहाँ पर आकर अटक रहा है, यहाँ पर x का मान नहीं निकल पा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हिम्मत नहीं हारना है, इसका यूज करना है। अब हम दूसरे तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस मान को उसमें रख देंगे, फिर यक्स का मान आ जाएगा। ये तरीका है, ठीक है। पहले मैं भी सोच रहा था कि ये तरीका फालतू इतना बड़ा काहे किया, लेकिन इसका जरूरत लगता है। चलिए करते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी करिए फटाफट, नहीं समझ में आएगा कमेंट करना। देखिए छात्रों, अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए त्रिभुज में, तो ये त्रिभुज 3 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। कौन सा, एक ये पार्ट हो सकता है आपका, हाँ, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर 3 अलग अलग बराबर भाग। लिखिए सभी पहले फटाफट, फिर मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए छात्रों ध्यान देना, यहाँ पर अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस ट्राइंगल को हमने 3 बराबर पार्ट में बांट लिया, ठीक है। ओ बी सी, पहले ध्यान दो, अगर ये केंद्र पर O है तो O, B और C, यानी इस त्रिभुज को मैं पहले ले रहा हूँ। उसके बाद एरिया ऑफ OAB, O, A और B, फिर इस त्रिभुज को लेंगे और फिर इस त्रिभुज को लेंगे, इधर वाले तीनों का अलग अलग एरिया रख के निकाल लेंगे। तो ये इधर साइड में हम वो क्षेत्रफल रखेंगे जो अभी हमें मिला था, हाँ, जो अभी मिला था उसको यहाँ पे रखेंगे, x प्लस 14 और ये इंटू 48x बराबर। वैसे नॉर्मली अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आप देखते हो तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है ना। तो भैया हो 1/2 आधार, आधार अगर हम देखेंगे O, B और C, तो आधार ये बेस है नीचे वाला, ये 14 है ना, 14 है ना, देखो 14 है, हाँ। और ऊंचाई, ऊंचाई अगर देखोगे तो इसका जो वृत्त यानी सर्कल का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है ना। तो नीचे वाला क्या है, पूरा पूरा BC, BC 14 है, BC क्या है, 14 है। अगर हम ऊंचाई यानी अगर हम इस साइड को ले लेंगे, मान लो OC को, तब भी 4 होगा, OB को ले लेंगे तब भी 4 होगा। तो हम कह सकते हैं ये 14 इंटू ये 4, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगले वाले में आ जाएंगे। क्या इसमें ये जो मैंने रखा सही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। OAB में ले लीजिए, OAB उधर साइड में अगर हम चलें तो 1/2 आधार को लेंगे बाबू, तो ये x प्लस 8 हो जाएगा, x प्लस 8 इंटू ऊंचाई तो हर जगह 4 है, क्योंकि त्रिज्या 4 है तो 4 ही रहेगी। उसी तरह से अगले में भी चलेंगे, 1/2 आधार, आधार x प्लस 6 हो जाएगा इंटू 4, क्योंकि ऊंचाई जो है वो हर जगह वही बराबर है, जो त्रिज्या है वही क्या है, इसकी ऊंचाई है। तो ये आपका हो गया कहानी, इसी को हमें क्या करना है, हल कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से समझ के चलना,
यहाँ से साथी मेरे 2 से ये कट जाएगा, 7 आएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 से ये भी कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा। अब इनको देखो कैसे सरल करते हैं, जरा ध्यान देना थोड़ा सा। इनको ऐसे ही रख देंगे x + 14 और ये 48x, ठीक है। अब देखो इनको गुणा करेंगे, 7 चौक 28 और ये x + 8 अंदर में है। हाँ, जो भी है जैसे भी वैसे हम लिखते जाएंगे। तो ये हो जाएगा 28 + x + 8 देखो अंदर में है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है, समझिए। समझना ये है कि यहाँ पे बचा क्या क्या है, जरा ध्यान दीजिए। साथियों ये 3 पार्ट में बटा था ना अलग अलग। ये एक पहला प्लस ये है। हाँ, इस प्लस के पहले अगर हम देखें तो 7 चौक 28 सिर्फ 28 है, लेकिन इस प्लस चिन्ह के बाद और इस वाले प्लस चिन्ह के पहले, यहाँ ध्यान देना, इस वाले चिन्ह के पहले इसके बीच में जो है वो एक भाग है। तो यहाँ पर x + 8 बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है बाबू। तो इनका इसमें मल्टीपल हो जाएगा, एक लाइन लिखेंगे तो और लंबा हो जाएगा, इसलिए हम साथ में कर लेंगे। तो 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 2x धन 2 का 8 में गुणा करेंगे 16। अब इस चिन्ह के इस पार चलते हैं, बीच में प्लस, इधर भी x + 6 बच रहा है, ये 2 बच रहा है, तो गुणा होगा तो 2x धन ये 12। समझ में आया ना, टेंशन मत लेना। देखो बाबू x + 6 इसमें ब्रैकेट में बचा है, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, ये x + 6 बचा है। हाँ, 2 है इंटू ये भी गुणा में ही है, अंदर में हो जाएगा मल्टीपल। इतना क्लियर। इनको जोड़ लीजिए, अगर इन्हें आप जोड़ेंगे तो आपको नज़र आएगा क्या, ये x + 14 और ये 48x ऐसे ही रहेगा। इनको आप जोड़ेंगे, टोटल फाइनल करिए, देखिए 56 आएगा। हाँ, और 2x जुड़ जाएगा, 4x धन 56 हो जाएगा, ठीक है। अब साथ ही मेरे इसमें एक काम कर सकते हो आप, इनको ऐसे ही लिखते चलो जैसे भी दिए हैं, x + 14 इंटू 48x, इसमें 4 कॉमन ले लोगे तो x + 14 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है अब किसी को। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ठीक है, दोनों पक्षों का आप स्क्वायर कर दीजिए। अगर दोनों पक्षों का हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो इधर स्क्वायर का चिन्ह लग जाएगा आपका, इधर से वर्गमूल हट जाएगा। है ना, लिख दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, फट से लिखिए, आगे बढ़िए। देखिए जब इसका वर्ग करेंगे साथियों तो ये वर्गमूल तो इस पे से हट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, वर्गमूल तो यहाँ से हट जाएगा क्योंकि वर्ग हो जाएगा। इधर कुछ नहीं लगा था, इधर क्या होगा, वर्ग का ये स्क्वायर का चिन्ह लग जाएगा। ये ठीक है, आप सभी जानते हो, 10 में पहुंचे हो ना। बेसिक नहीं आती तो कमेंट करके बताना, नंबर पे संपर्क करना, आप 0 लेवल वाला पहले पढ़ लेना, ठीक है। अब इस चीज़ को हम ऊपर हल करेंगे, ले चल के x का मान निकाल लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फट से, या मिटाते हैं, जल्दी करो। देखिए अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, अब बहुत आसान हो चुका है, समझिए साथियों। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ थोड़ा समझना, इनको तो हम ऐसे लिख देंगे x + 14 और ये इंटू 48x, समझना। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये x + 14 का होल स्क्वायर रहेगा। आप इसको समझ सकते हो क्योंकि यहाँ दो स्क्वायर का मतलब है कि दोनों पे स्क्वायर है। ये x + 14 से हम इसको काट सकते हैं एक, क्योंकि वहाँ 2 घात है मतलब 2 बार शामिल है, चाहे तो उसे 2 बार में लिख दीजिए। तो आपका ये 14x 48x और ये 16 इंटू x + 14 इतना बचेगा, ये आप सबको पता है। इसमें किसी को कोई डाउट अगर है तो बता दीजिए, नहीं ना, आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान देना, ये 16 से हम इसको भी काट सकते हैं, तो ये 3x बराबर x + 14 आएगा। x बराबर निकालेंगे साथी मेरे, तो ये 14 - 3, क्यों, क्योंकि 3 इधर साइड में प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या आपको, नहीं ना, कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है, लेकिन समझना। पहली बात तो इसके साथ में ये गुणा में है तो इधर जाके इसमें माइनस में हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल है नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। यहाँ पॉसिबल ये है कि ये 3x ऐसे रहे और ये x इधर आ जाए, तो ये ऐसे, ये पॉसिबल है। तो 2x बराबर 14, x बराबर यहाँ से देखेंगे तो 7 आएगा, क्या आएगा, 7 सेंटीमीटर आएगा। समझ में आया, ये पॉसिबल है साथियों। अब हम तीनों भुजाएं निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अतः पहली भुजा क्या थी भैया, पहली भुजा x + 8 थी ना। पहली भुजा x + 8 बराबर 7 धन 8 बराबर 15 सेंटीमीटर, ये सबको पता है। पहली भुजा का नाम क्या लिखा था मैंने अभी, आप लोग देख लीजिए, अभी जो मैंने लिखा था, मैंने भी कहीं लिख के रखा है, मैं बता देता हूँ, बोर्ड में मैंने मिटा दिया है, आप लोग कॉपी में लिखे होंगे ना। अबे भाई देखना का, ये किताब भी हम देख लो ना, ये पहली भुजा AB थी ना, AB माना था ना,
तो ए बी एक्स प्लस 8 थी ना, तो यहाँ पे लिख दो ना, पहली भुजा ए बी बराबर, दूसरी भुजा बी सी बराबर बी सी, बी सी तो 14 वैसे दिया था, इसको निकालना ही नहीं था। ए सी बराबर ए और सी इसको निकालना था, एक्स प्लस 6 बराबर 7 धन 6 बराबर 13 सेंटीमीटर। बस यही तो तुम्हें निकालना था, ए सी और ए बी तो निकालना था ना। हो गया ना, यदि सिद्धम अतः सिद्ध हुआ, हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट है तो बताइए, निसंकोच कमेंट करिए। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, एकदम निसंकोच। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, ठीक है, चलो। ठीक है साथियों, क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं, अंतरित करती हैं। यानी जो ये सर्कल है, इसके जो चारों तरफ ये आपको चतुर्भुज दिख रहा है ABCD, समझ रहे हो ना। कह रहा है कि ये सर्कल केंद्र पर यानी सेंटर पर अगर हम इसे O मान लें तो इस पर 360 अंश का कोण बना रहा है, ये हमें प्रूव करना है। समझ रहे हो ना। सबसे पहले इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे साथियों, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो क्या है, अब देखो यहाँ समझो। OA इसको ऐसे मिलाएंगे और OC मिलाएंगे, ठीक है, ये ऐसे OD और ये OB मिलाएंगे। एक कंस्ट्रक्शन तो ये करेंगे, और तत्पश्चात इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन और करेंगे। वो कौन सा करेंगे पता है आपको, ये इनका नाम मान लेते हैं हम PQRS रख देंगे। ये मान लो P हो गया, ये मान लो आपका Q हो गया, और ये आपका क्या हो गया, R हो गया, यानी OR, और ये यस हो गया। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, रचना का भाग है। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन, गिवन मतलब दिया है। लिखिए फटाफट, दिया है, लिख लीजिए दिया है। क्या क्या दिया है, लिखिए। ABCD एक चतुर्भुज है, जो दिया है उसको मैंने लिख दिया, ठीक है, गिवन लिख दीजिए आप लोग भी। ABCD एक चतुर्भुज है जो वृत्त के केंद्र को बिंदुओं P, Q, R तथा S पर स्पर्श कर रहा है, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यही तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे भाई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताना। अब लिखेंगे साथियों कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन अभी मैंने आपको बता के किया है उसको लिखेंगे यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन में आप लोग फट से लिखिए, जो मैंने अभी बताया था वही। सबसे पहले हमने क्या किया था साथियों, इसमें OA को मिलाया था, फिर OC को मिलाया था, OB को मिलाया था, OD को मिलाया था। इतना करने के बाद OP, हाँ, OQ, OR और OS को मिलाया था, वो मैंने लिख दिया। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट था, रचना का। ठीक है, अब साथियों मेन बचा है प्रूफ। प्रूफ यानी उत्पत्ति, जो मेन करना है, इसे आप लिख लीजिए। मैं क्वेश्चन हटाता हूँ, उसके बाद फिर हम इसमें उत्पत्ति वाला हिस्सा मिलाएंगे, आपको दिखाएंगे प्रूफ। हाँ, लिख लीजिए, ये मेन पार्ट है, इसी को हमें करना है। ध्यान दीजिए, इसमें त्रिभुज PQS में ध्यान देना, PQ और S, लेकिन अजीब सा नहीं लग रहा है आपको ये, हाँ, ये तो बन ही नहीं रहा है, POS बन रहा है ना रियल में, POS। ध्यान दीजिए, POS इस त्रिभुज में देखना, POS में ध्यान देना, ठीक है। लिखिए त्रिभुज POS में। साथियों यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो जो एंगल A है वो एंगल B के बराबर है। आप कहोगे एंगल A और एंगल B कहाँ है, आओ देखो, इनमें दो कोण आपको दिख रहे हैं, इनको मान लो कि ये कोण नंबर A है और ये कोण नंबर B है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल A एंगल B के बराबर है। बराबर क्यों है, ब्रैकेट में लिखिए, OA SOP को समद्विभाजित कर रही है। लिखिए, OA SOP को समद्विभाजित यानी बिसेक्ट कर रही है ना। बताओ कर रही कि नहीं। जो OA है वो इसे क्या कर रही, समद्विभाजित कर रही। भाई सिंपल सी बात है, कोई त्रिभुज है, अगर उसकी कोई बीच में मध्यिका आप खींच दोगे तो त्रिभुज को दो भाग में बांटती है ना। तो इसलिए क्या होगा, अगर दो भाग में बांट रही है कोई त्रिभुज है तो दो बराबर बराबर भाग में बट जाएगा, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। नीचे लिखिए, इसी तरह से साथियों ले लीजिए त्रिभुज POQ में। लिखिए त्रिभुज POQ में, ध्यान देना आप, POQ में, इसमें भी OB इसको बिसेक्ट कर रही है। तो इनमें हम अगर दो कोण मान लें, एक C और एक D, ध्यान देना, इसको C मान लिया, इसको D मान लिया,
तो ये कोण सी कोण डी के बराबर होगा। इसमें भी वही रीजन हो जाएगा, सेम टू सेम आप लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल एंगल डी। ठीक है, रीजन लिख लीजिए वही, क्योंकि ओ बी जो है वो त्रिभुज पी ओ क्यू को दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है। इतना लिखिए, ये दो त्रिभुज में हो गया, अभी दो त्रिभुज और बचे हैं, इनको भी ले लें फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करिए, लिखिए। अब मैं ऊपर वाला हिस्सा मिटा दूंगा, नीचे वाला छोड़कर। स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे मैंने इधर दो किया था वैसे ऊपर भी हम दोनों त्रिभुज में कर लेंगे, मैंने लिख दिया है। ठीक है, त्रिभुज क्यू ओ आर में ई एंगल एफ के बराबर है, इसी तरह आर ओ एस में एंगल जी एंगल एच के बराबर है। ये सभी एंगल हैं। आप देखो तो इनको चारों तरफ से ऐसे घेर लिया गया, यानी 360 का बन रहा है ना। अब साथियों ये सभी एक एक इक्वेशन बनते गए, याद रखना। ये पहला इक्वेशन आपका बना पहला, ये आपका दूसरा इक्वेशन बना था, जो लिखना था ब्रैकेट में लिख लेना, ये आपका तीसरा इक्वेशन बना और ये चौथा इक्वेशन बना। ये चार समीकरण बन गए। ठीक है, अब नीचे लिखिए समीकरण 1 धन समीकरण 2 धन समीकरण 3 धन समीकरण 4 को जोड़ने पर ऐसे ऐसे। ठीक है, ये धन समीकरण 4 सभी को एक में क्या करना है, ऐड कर लेना है। चलो ऐड करते हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि चारों तरफ के जितने भी कोण हैं सबको एक में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो अब लिखो एंगल ए धन एंगल बी धन एंगल सी धन एंगल डी धन एंगल ई धन एंगल एफ धन एंगल जी धन एंगल एच। ये आठों कोण चारों तरफ से जुड़ जाएंगे। आपको बहुत अच्छे से चारों समीकरण में दिख गया होगा। इंग्लिश मीडियम वाले इसे लिख सकते हैं ओडी बिसेक्ट कोण आर ओ एस। ठीक है, कौन से, लास्ट वाले में। चलिए अब क्या करेंगे साथियों, इनको जोड़ेंगे। हमें पता है कि ए यहाँ स्टार्टिंग में देखो ए जो है बी के बराबर है, ये तुम्हें पता है ना। ए बी के बराबर है तो हम ए की जगह पे बी लिख सकते हैं, यानी एंगल बी प्लस एंगल बी कर सकते हैं इसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्लस एंगल सी एंगल डी के बराबर है। इक्वेशन नंबर अगर सेकंड आप देखो तो सी जो है वो डी के बराबर है। तो बेटा अगर सी डी के बराबर है तो इसे हम सी को सी के बराबर कर सकते हैं, हाँ डी को भी। तो एंगल सी ऐसे लिख लेंगे, देन एंगल डी को भी एंगल सी लिख देंगे। आप समझते चलना। इक्वेशन नंबर 3 में देखो ई एफ के बराबर है। ई क्या है, एफ के बराबर है। तो हम एंगल ई को क्या करेंगे, एफ कर देंगे, धन एफ को एफ ही रहने देंगे। अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं लास्ट में दिखाएंगे लॉजिक, क्योंकि हमें करना ऐसे कुछ है। नहीं तो आप कहोगे कि हम ए को जो बी मान सकते हैं तो बी को ए भी तो मान सकते हैं, इन दोनों को ए भी लिख सकते थे, लेकिन बी कुछ उद्देश्य से बनाया गया है। ठीक है, तो एंगल एफ हो गया। इसी तरह से अगर आगे बढ़े हम तो साथियों इसमें जी और जी को ले लेंगे, एंगल जी, और एच को भी एंगल जी लिख देंगे। अब इन सबको जोड़ लेंगे। देखो समझते चलो, आगे करना क्या है, हमें लाना क्या है। हमें इन चारों तरफ के जो त्रिभुज हैं, मतलब सेंटर पे जो बन रहा है उसे 360 प्रूव करना है ना। चलिए, आप सबको पता है अगर मैंने इन सबको जोड़ा है तो त्रिभुज चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनका योगफल 180 अंश होता है। ओ सॉरी 360 होता है, आप सबको पता है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2b और ये 2c। हाँ, एंगल लगा दो सब में भाई, एंगल 2b एंगल 2c एंगल 2f प्लस एंगल 2g, हाँ एंगल 2g। ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा 360। अब कोई दिक्कत होगी तो बताना। 360 ये इसमें थोड़ा गड़बड़ लिखा गया है। साथ ही मेरे जब इन कोणों को जोड़ा जाता है ना तो ये दो पहले लिखा जाता है, मतलब गिनती ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। ये सही है, ये सही है, वो तरीका गलत है। तो थोड़ा समझना है यहाँ पे। देखो मैंने उसे क्लियर कर दिया है, अब टेंशन नहीं लेना है, आपका सारा काम हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम दो कॉमन ले लेंगे साथियों, तो बचेगा ब्रैकेट में बी धन सी धन एफ और धन जी। ये एंगल सब में लगा देना बराबर 360। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको कुछ और मिलेगा। वो क्या है, एंगल बी धन एंगल सी धन एंगल एफ धन एंगल जी इक्वल 360/2। क्यों, क्योंकि दो जो इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए तो आपको क्या मिल रहा है, बी सी, देखो यहाँ से बी सी डी ई, बी सी के बाद क्या मिल रहा है, एफ जी ना, एफ जी, और ये
कितना हो जा रहा है, 180 हो रहा है फाइनल में, समझो। देखो मैं आपको इसका थोड़ा मतलब समझाता हूँ डीपली, तब समझ में आएगा। देखिए साथियों, ये एंगल बी सी और एफ जी बन रहा है ना, अगर हम बी सी को लेंगे तो ये क्या बन रहा है, ए ओ बी बन रहा है ना। और आपका अगर एफ जी को ले लिया जाए, एफ और जी, तो एफ और जी को अगर हम लेंगे तो ये दोनों थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या आपको? जरा ध्यान से देखो पहले तो भाई, कुछ अलग अलग लग रहा है। गड़बड़ नहीं है, सही है, जैसे दिया था वैसे ही है। साथियों जो एफ जी है वो देखो ये कोण बना रहा है डी ओ सी ना, यानी ये त्रिकोणा बीच वाला जो है, दोनों कोण क्या है, सप्लीमेंट्री है ना एक दूसरे के, सप्लीमेंट्री है ना, बोलो है कि नहीं भाई, ये बराबर 180 है। तो यहां पर हम ऐसे भी इसे लिख सकता हूं, त्रिभुज ए ओ बी धन ये त्रिभुज सॉरी कोण डी ओ सी इक्वल 180 अंश। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करके लाना था। आप समझ गए होंगे, क्योंकि बी धन सी जो है वो ए ओ बी के बराबर है और एफ और जी डी ओ सी के बराबर है। नीचे लिख लीजिए, चूंकि ए ओ बी और डी ओ सी सप्लीमेंट्री हैं, नीचे लिखिए, चूंकि ए ओ बी और डी ओ सी सप्लीमेंट्री हैं यानी संपूरक हैं। तो बस यही तो प्रूव करना था। नीचे नहीं दिख रहा, मैं दिखा देता हूँ, अभी टेंशन मत लीजिए आप एक भी पैसे का, दिखा देता हूँ। चलो भाई दिखा दो, नीचे टैक्स हटा के, ये लो टैक्स हट गया, दिखा। साथियों हल हो गया? कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना। नीचे क्या लिखा है बता देता हूँ एक बार, ए ओ बी बराबर डी ओ सी इक्वल 180 है, ठीक है। ये चीज मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ भी लिख लीजिए इसे, एंगल ए ओ बी धन एंगल डी ओ सी बराबर 180, ठीक है, यही फाइनल है। लिखिए, इति सिद्धम अतः सिद्ध हुआ, ये डी ओ सी है, डी फॉर डॉग, ठीक है, यही सिद्ध करना था बाबू। समझ में आया? कोई डाउट है तो बता दीजिए, निसंकोच, आप टेंशन मत लीजिए। हो गया ना इंड? तो इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। क्लास के बारे में, क्वेश्चन के बारे में आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। अब तक आपको नीचे स्क्रीन पर नंबर दिख रहे थे, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में आप पढ़ेंगे अगला चैप्टर, ठीक है। बहुत जल्दी आपकी एक नई बैच भी आ रही है, आप कमेंट करके बताना अगर आपको नई बैच पढ़ना है।